अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आज की मॉर्निंग गुड तो खैर नहीं, लेकिन रात गए हमें जो सरप्राइज मिला है उसके बाद सुबह उठ के अभी तक बहुत सारे लोगों की सुबह हो गई है और बहुत सारे लोगों की सुबह नहीं हुई। लेकिन उठते साथ जब ये खबर मैंने देखी तो मैंने सोचा कि ये किस किस्म का दाना है जो हुकूमत मुसलसल आवाम को डालती रहती है। खैर अलबत्ता आपसे खबर ये शेयर करनी है जो कि सोशल मीडिया पे आप ऑलरेडी उठते साथ देख चुके होंगे कि 5 रुपए का इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में खासतौर पर पेट्रोल में किया गया है, जिसके बाद अब 272 करंट इस वक्त प्राइस जा रही है पेट्रोल की। और ये सूरत हाल जो है वो रात गए हमेशा की तरह, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आता कि ये लेट नाइट वाला सरप्राइज जो है ये हुकूमत क्या सोच के आवाम को देती है कि सुबह उठकर वैसी बहुत सारी सोचें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके दिमाग में चल रही होती हैं कि आज दिन में ये करना है, आज इस मंथ के लास्ट में ये करना है, इस वीक के लास्ट में ये करना है, आगे से रमज़ान आ रहा है, चीज़ों की प्राइसेस जो है वो कंपैरेटिवली कम होनी चाहिए। हम बहुत दफ़ा इस बारे में बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ख़ासतौर पर चूँकि हम इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, तो यहाँ पर तो ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में रिलीफ के लिए आवाम को मुख्तलिफ डिस्काउंट पैकेज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, गैस की बात की जाए, तो कंपैरेटिवली ये चीज़ें रमज़ान में ख़ास तौर पर तोहफे के तौर पर सही लेकिन कम होनी चाहिए। हाँ अलबत्ता अभी तक कोई ऐसा प्लान जो है यूटिलिटी स्टोर्स को लेकर या रमज़ान बाज़ार को लेकर अभी लॉन्च नहीं किया गया, चूँकि निगरान हुकूमत इस वक्त जो है वो बहुत सारी और मसरूफियात में मसरूफ़ हैं। तो देखने में ये आ रहा है कि रमज़ान के हवाले से कोई खासा इंतज़ाम अभी तक हुकूमत की जानिब से अनाउंस नहीं किया गया। हाँ अलबत्ता रात गई ये जो सरप्राइज़ हमें मिला है इसके बाद अवाम सुबह काफ़ी परेशान है, लेकिन कल के लाहौर के जो हालात हैं उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर लेते हैं। आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है, वो ये कि आज सुबह 10 बजे तक, यानी आज अगर मैं इस प्रोग्राम की बात करूं तो कहा यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम के दौरान ही कोई ना कोई हैपनिंग, ना कोई चीज़ समात को लेकर सामने आ जाएगी, वो भी हमसे प्रोग्राम के दौरान आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से थोड़ा सा रिलीफ जो इमरान खान साहब को मिला है वो ये है कि आज 10 बजे तक किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए पुलिस को मना कर दिया गया है। कल अगर हम देखें तो मुसलसल पिछले चंद माह में अगर देखें तो देखा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब पूरी हुकूमत और हुकूमती मशीनरी को मफलूज करने में हमेशा कामयाब रहे हैं। अदालतें या इलेक्शन कमीशन हो फैसला सुनाती हैं और फैसला सुनाया जाता है, लेकिन उस फैसले पर अमल दरामद होना है या नहीं करना ये फैसला भी इमरान खान साहब का ही होता है। वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन की फैसले के बाद। तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 2 गिरफ्तारी के वारंट, लेकिन उसके बावजूद भी गिरफ्तारी देनी है या नहीं देनी इसका फैसला भी इमरान खान साहब खुद ही करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो देखने में आ रही है उसमें ये लग रहा है कि अपने कारकुनान को ढाल बनाकर हुकूमती मशीनरी के सामने प्रेजेंट करने में हमेशा इमरान खान साहब कामयाब रहे हैं। लेकिन अब जो भी मैं रिमार्क्स देख रही थी प्रोग्राम शुरू करने से पहले, जज की जानिब से भी रिमार्क्स ये आए हैं कि अगर इमरान खान साहब किसी भी कन्फ्लिक्शन के बगैर आते हैं, अदालत के सामने सरेंडर करते हैं, तो उन्हें गिरफ्तारी के जो वारंट है उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। खैर अलबत्ता अगर पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो इसके पेश नज़र भी कल की कार्रवाई जो पुलिस जमान पार्क के इर्द गिर्द कर रही थी उसको जो है वो रोक दिया गया आज सुबह 10 बजे तक। और कल के मैच की अगर हम बात करें तो चले जी बातों से बातें निकल रही है तो मैच के बारे में भी आपको बता देते हैं। आपको पता है कि मैच जो है कल मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का था। खैर मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स को पहले ही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनल्स में, लेकिन जो प्ले ऑफ मरहला हमने कल देखा, एक तो लाहौरियों ने जो वार्म वेलकम किया वो तो हमेशा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि अगर स्टेडियम की बात करें, खचा खच स्टेडियम भरा हुआ था, टिकट कोई आपको नहीं मिल रही, जिनको मिल रही है वो बहुत एक्साइटेड हैं, लाहौर को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत एक्साइटेड है। और अगर वो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच जाते हैं तो मुल्तान सुल्तान को भी सपोर्ट करने के लिए उतनी ही अवाम एक्साइटेड है, बिकॉज लाहौरी यू नो लॉर है, लाहौरी है, तो फिर आपको पता है आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमेशा सोचते हैं और सपोर्ट करते हैं, एंथुसियास्टिक होके, पैशनेट होके, क्रेजी होके हमेशा स्टेडियम का जो है ना वो माहौल और भी ज़्यादा रिफ्रेश कर देते हैं, एंटरटेनिंग कर देते हैं। खैर लेकिन आपको पता है कल का मैच जो है वो लाहौर कलंदर्स की फेवर में नहीं था। मुल्तान सुल्तान ने ये मैच कल का जीत कर फौरी तौर पर जो है फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब आगे प्ले ऑफ जो मरहला है उसमें जो मैचेस होंगे उसके बाद ही देखा ये जाएगा कि अब फाइनल में दूसरी टीम कौन सी पहुंचती है। लाहौर कलंदर्स को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ऑब्वियसली हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है तो वो ये दिखाकर भी फाइनल में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन एक चांस, एक आखिरी चांस, एक लास्ट चांस उनके पास बाकी है। हाँ लेकिन मुल्तान सुल्तान के बारे में भी कल प्रिडिक्ट नहीं किया जा रहा था। जितना थ्रू आउट पाकिस्तान सुपर लीग की सीरीज में मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, उसके बाद एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा था, प्रेडिक्शंस भी यही की जा रही थी। टेक्निकलिटीज़ की अगर हम बात करें तो हमेशा आपको पता है कि सेगमेंट में
स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो है वो हमारे साथ होते हैं और वो इस हवाले से प्रिडिक्ट भी करते रहते हैं कि यस इस तरह जो थ्रू आउट जर्नी रही है और थ्रू आउट जो परफॉर्मेंस रही है उसके बाद मुल्तान सुल्तान को भी आपने लाइट नहीं लेना। और ये लाइट कल मेरे ख्याल से थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स ने ले लिया। खैर अलबत्ता कल की इनिंग्स जो है वो आपने देखी, इस पर हम डिटेल में भी प्रोग्राम में हम ज़रूर बात करेंगे। और मैच के लिए मुल्तान सुल्तान को गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से कंग्रेचुलेशंस और लाहौर कलंदर्स लक और आगे जो प्ले ऑफ के मैचेस में टीम्स खेल रही हैं उनकी परफॉर्मेंस भी देखना भी बाकी है। तो अभी भी क्रिकेट जैसी गेम में कुछ नहीं कहा जा सकता। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको आज का रन डाउन शेयर करते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक में। बल्कि आपको एक बात बताना भूल गई है कि हरमीत पाजी आज हमारे साथ होंगे लेकिन थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तब तक आपसे हम रन डाउन शेयर कर लेते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट, हम आपसे बात करते हैं आज के रन डाउन की टॉप स्टोरीज की। टॉप ऑफ दी ऑल आपसे क्या डिस्कस करना है, आपको पता है कि टॉप ऑफ दी ऑल पॉलिटिकल स्टोरीज को हम सबसे पहले अपने रन डाउन में जगह देते हैं। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आजकल अगर आप बच्चों बड़ों की बात करें तो एवरीवन ग्लूड टू द स्क्रीन जस्ट बिकॉज वो सबका इंटरेस्ट पॉलिटिकल में या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इक्वली अब हो गया है। अवामों के दिमाग में जो है, अवाम के दिमाग में इंडल्ज हो गई है ये बात कि येस हमने अब नज़र रखनी है सियासत पे, कह सकते हैं आप बिकॉज ऑफ इमरान खान, बट पीपल वांट टू नो अबाउट कि क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टोरी है वो हमारे टॉप पे होती है। बेशक इमरान खान साहब को जो है वो आज सुबह 10 बजे तक उनकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए या जो पुलिस की कार्रवाई जमान पार्क के इर्द गिर्द हो रही है उसको रोकने के लिए फौरी तौर पर जो है वो हुक्म सादर किया गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं वो इसको मुअत्तल या मनसूख नहीं किया गया। कल की अगर हम सिचुएशन की बात करें तो आपको पता है कि जमान पार्क जो है वो पीटीआई के कारकुनान, पीटीआई के मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान एक मैदान जंग बना रहा। अगर आप पुलिस की बात करें तो उनकी जानिब से लाठीचार्ज भी किया गया, शेलिंग भी की गई, वाटर कैंस का इस्तेमाल भी किया गया। लेकिन उसके बाद जवाबी कार्रवाई में जो पीटीआई के कारकुनान हैं उन्होंने भी भरपूर डंडा बरदार, जो वहाँ पर पूरी की पूरी फोर्स मौजूद थी, उन्होंने जवाबी कार्रवाई भरपूर अंदाज में की और यहाँ तक कि फिर बाद में पेट्रोल बॉम्ब भी गिराना शुरू कर दिए। जिसके बाद आपको पता है एक ऑडियो लीक भी सामने आई जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो पहले सदर आरिफ अलवी से बात कर रही हैं, फिर उसके बाद पीटीआई क़यादत से भी उनकी कुछ एक दो ऑडियोज़ जो है वो सामने आई, जिसमें उनका कहना ये कि मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि इमरान खान साहब को सरेंडर कर देना चाहिए बिकॉज हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये था कि इलेक्शन होने चाहिए। अगर सिचुएशन मज़ीद ख़राब होती है तो इलेक्शन कहीं आगे ना हो जाए, मनसूख ना कर दिए जाएँ, या इलेक्शन को कोई जो हमारा टारगेट है उसको शायद हम अचीव ना कर पाएँ। अलबत्ता इसके अलावा जो है वो ये भी सदर आरिफ अलवी से गुफ्तगू जो उनके सामने आई ऑडियो लीक के जरिए, उन्होंने उसमें ये भी कहा कि सिचुएशन और इस वक्त जो हालात हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं बिकॉज हमारे कारकुनान की जानिब से पेट्रोल बॉम्ब जो है वो अब गिराए जा रहे हैं। रेंजर्स की गाड़ी हो, ट्रैफिक वार्डन हो या पुलिस की गाड़ी हो, इक्वली सब के सब जो मुजाहिरीन वहाँ पर मौजूद थे, जो पीटीआई के कारकुनान थे, जिनको इमरान खान साहब के आगे वो ढाल बनकर उनकी थ्रू आउट ये 2 दिन जो मैदान जंग का मंजर जमान पार्क पेश करता रहा, उसमें ये कारकुनान की ऑन एंड ऑफ सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़, जो पिक्चर्स, जो क्लिप्स आते हैं उसमें आपने देखा है कि किस तरह से वो इस बात पर बज़िद थे कि इमरान खान साहब को आप हाथ भी नहीं लगा सकते। उनकी जाने से भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही। हाल बता एक बात जो मैंने कुछ देर पहले कोट की है, दोबारा कोट कर देती हूँ कि रीसेंट जज के रिमार्क्स ये आया है कि अगर इमरान खान साहब खुद आकर अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो हम जो इनके वारंट गिरफ्तारी है फौरी तौर पर मुअत्तल कर देंगे, सिचुएशन कुछ बेहतर हो सकती है। लेकिन 2 दिन से तो खैर यही है, आज 10 बजे तक के अहकामात अदालत की जानिब से जारी किए गए थे। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है, लेकिन इसको हम पॉलिटिकल सेगमेंट में डिटेल में जो भी अपडेट आती है उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल हम आपसे ये शेयर करेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम में आपको पता है सेहत हो और इसके अलावा स्पोर्ट्स हो या आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, फैशन हो, शोबिज़ हो, हर चीज़ का एक सेगमेंट हम ज़रूर रखते हैं। लेकिन आपकी सेहत को हम नहीं भूलते बिकॉज इसको आजकल हम सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बिकॉज ऑफ माई जॉब, बिकॉज ऑफ लाइक जो भी हमारी ज़िंदगी में हैपनिंग हो रही होती हैं, जो चीज़ निगलेक्ट होती है वो आपकी सेहत है और बाज़ चीज़ों का हमें बिल्कुल ख्याल नहीं रहता। नमक की हम आज बात करेंगे प्रोग्राम में कि नमक की मिकदार एक तो आपके खाने में कितनी होनी चाहिए, आपका इस्तेमाल कंजम्पशन जो है वो कितनी होनी चाहिए, आप कितना नमक इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जैसे कहा जाता नहीं कि सफ़ेद जहर जो अपनी ज़िंदगी से उसको निकाल दें, उसमें चीनी और नमक भी शामिल है, सफ़ेद आटा यानी मैदा। तो ये जो सफ़ेद जहर है ये आपकी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली स्लो पॉइजनिंग किस तरह से करते हैं और एट द एंड ऑफ द डे जब आपको पता लगता है कि ज़्यादा नमक खाने की वजह से या आपकी खुराक में जो रोज़मर्रा की होती है उसमें नमक की मिकदार ज़्यादा होने से जो मसले मसाइल होते हैं फिर उसको रिवर्स करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नमक की मिकदार को लेके हम आपसे तमाम चीज़ें आज शेयर करेंगे कि खुराक अगर आप घर पे बना रहे हैं या बाहर खा रहे हैं या अगर आपका जो नमक का इस्तेमाल है वो ज़्यादा है तो आपके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। खैर इसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने आपको चूँकि ईद आ रही है और जो मैंने देखा है बचपन से
ये पूरा साल चाहे अपनी घर की सेटिंग को हम टच करें या ना करें, ईद त्यौहार पे हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ भी ना करें, अगर हमने नए सिरे से इंटीरियर नहीं भी करना, रेनोवेट नहीं भी करना, तो कम से कम घर के अंदर या रूम में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको ही आगे पीछे करके कोई ना कोई नया टच जो है वो ज़रूर डाला जाए। बिकॉज मेहमान आते हैं ईद पे, मेहमान नवाजियाँ होती हैं, रिश्तेदार जो आपसे कभी साल में पूरा वक्त नहीं मिलता मिलने का, वो आपसे मिलते हैं, और दोस्तों को आप घर इन्वाइट करते हैं। तो ईद एक ऐसी हैपनिंग होती है कि उससे पहले हमारी कोशिश होती है घर में कुछ ना कुछ नया ज़रूर इंट्रोड्यूस कराया जाए। सो आज जो सेगमेंट हमने आपके लिए रखा है वो है इंटीरियर डिज़ाइनर का, या आपने अपने घर को अगर इंटीरियर करना है तो कम पैसों में, जो कि आज सबसे बड़ा मसला है। अगर आप जॉब होल्डर हैं या आप बिजनेस करते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अगर आप कोई नया फर्नीचर खरीदने जाते हैं, कोई डेकोर के लिए चीज़ें खरीदने जाते हैं, होम एक्सेसरीज़ की आप बात करते हैं, तो हर चीज़ हाथ लगाओ तो कहती है अभी मुझे हाथ ना लगाओ। तो ये तमाम चीज़ें जो महंगी हो गई हैं, सस्ती चीज़ों से या घर में मौजूद ऑलरेडी जो फर्नीचर है उसको कैसे रेनोवेट करके, इंटीरियर करके घर को आप ईद पर आपने घर को नई लुक देनी है, कैसे देनी है, ये आज के प्रोग्राम में इस सेगमेंट में हम आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा वैसे ये टॉपिक जो है वो हरमीत पाजी के ओरिएंटेड ही है, खैर वो इस पर हमें ज्वाइन कर लेंगे ऑलमोस्ट इस टॉपिक तक। बाईपोलर जो ये हमारे पास ऑर्डर है, बाईपोलर ऑर्डर, हम वायरस की बात भी करते हैं और हम इस फ्लू की बात भी करते हैं। सीज़न में आपको पता है बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमें इफ़ेक्ट भी करती हैं, लेकिन ये जो डिसऑर्डर की मैं बात कर रही हूँ, इट साउंड्स लाइक द सेम, बट ये इतनी एक अलार्मिंग आपके लिए सिचुएशन है अगर आपको ये मसला है। इसको हम मूड स्विंग्स भी कह सकते हैं आम जुबान में, कि अगर आप किसी भी इंसान को आजकल या किसी भी फीमेल या मेल को अपने वर्क सर्कल में, सोशल या ख़ासतौर पर पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारे मूड स्विंग्स देखते हैं, तो एक तो कहा जाता है कि वो हार्मोनल चेंज होते हैं, लेकिन सेकेंडली ये भी कहा जा रहा है कि बाईपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है। अगर आप एक लम्हा बहुत खुश हैं, बहुत एक्साइटेड है, दूसरे लम्हे आप जैसा सैड इंसान इस दुनिया में नहीं है, तीसरे लम्हे आपको लगता है कि आप बहुत बॉडी लथार्जिक हो गई है, आप किसी काम के नहीं हो, और ये सारी फीलिंग्स जो है वो आपके अंदर किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपको डैमेज करती हैं। इंटरनली आपको, एक्सटर्नली भी आपकी सेहत ख़राब होती है, इंटरनली भी आप साइकोलॉजिकली बहुत डैमेज हो रहे होते हैं। तो बाईपोलर डिसऑर्डर जो है वो, अगर उसकी सिम्टम्स क्या हैं, अगर आपको है और बर वक्त अगर आप उसको एड्रेस कर लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं, तो इस पर काम भी किया जा सकता है। तो बाईपोलर डिसऑर्डर पर हम अपने एनालिस्ट को लेंगे और डिटेल में इस हवाले से आपको बताएंगे कि कोई ना कोई अगर इंडिकेशन आपको नज़र आ रही है तो फौरी तौर पर ये आपको क्लिक करनी चाहिए यहाँ पे, और आपको इसके इलाज मुआवजे की तरफ फौरी तौर पर जाना चाहिए। तो ये है हमारा आज का रन डाउन जो कि हमने आपसे शेयर करना है। आप चलते हैं अपनी डेली डोज की तरफ। तो देखते हैं कि आज हमारी टीम गुड मॉर्निंग पब्लिक की टीम डेली डोज में क्या क्या लेकर आई है। सबसे पहले आपको भारी खबर देंगे, और भारी खबर जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। वैसे मेरी टीम को बहुत पसंद है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये सारी की सारी जो शुरू है डेली डोज वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से होती है। लेकिन आपस की बात है कि ये आपको भी बहुत पसंद है कि तमाम जो रिकॉर्ड्स बनते हैं, और ये रिकॉर्ड इतने आसान होते हैं और इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप भी ये रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा दिमाग पे ज़्यादा जोर डालना पड़ेगा। लेकिन ये हम आपको बताते हैं, चाइना की कंपनी है जो बेसिकली सप्लीमेंट्स बनाती है, और सप्लीमेंट्स बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स इनको चाहिए होते हैं उसकी प्रोडक्शन भी आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग भी लोग खुद करते हैं। और ख़ास तौर पर जो खबर मैं आपको देने लगी हूँ, दुनिया की सबसे वेटेड सबसे भारी मूली जो है वो इस कंपनी ने बनाई है। दुनिया की वज़नी तरीन मूली, जिसका वज़न जानकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वज़न जो है वो कम से कम ये बताया जा रहा है कि इसको बनाने का मकसद सिर्फ ये कि हर 3 माह बाद इसकी प्रोडक्शन की जाती है, और हर 3 माह बाद जो है वो बेसिकली इसकी कटाई की जाती है। लेकिन इस मूली की प्रोडक्शन जो है वो 6 माह रखी गई। शायद 6 माह प्रोडक्शन डिले करने से, जो कटाई है वो ना करने से इसका साइज़ इतना बड़ा हो गया, लेकिन केजी 45 kg इसका वेट है। देखने में शायद पिक्चर्स में अभी भी आपको ये बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये इतनी छोटी नहीं है। बेसिकली कंपनी जो है वो कंपनी हमेशा हर 3 माह के बाद कटाई करती है मूली की, और आपको पता है प्रोडक्शन जो है वो इस्तेमाल होती है इनके सप्लीमेंट्स बनाने में और दीगर केमिकल्स जो ये बनाते हैं। लेकिन पहले भी उनका कहना ये कि पहले भी हम बहुत सारी ऐसी हैवी वेट मूली जो है वो बना चुके हैं, और हैवी वेट प्रोडक्शन हम बहुत सारी और चीज़ों को भी करते हैं। लेकिन ये जो है, जब हमें पता लगा कि हम इसको थोड़ा सा टाइम और देंगे इसकी प्रोडक्शन में, मतलब अगर 3 माह बाद कटाई होती है हम 6 माह बाद करेंगे, तो ये हमको रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो जनाब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये नाम जो है वो इनका दर्ज हो गया है, और ये दर्ज होने के बाद नाम, अब हमने आई थिंक ये क्लिप आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि पिक्चर्स जो होती है और जो वीडियोस होती है ना, वो आपकी किसी भी रिकॉर्ड के साथ जस्टिस नहीं करती, बिकॉज अभी आपको पिक्चर्स में फिर भी ये छोटी लग रही होगी। कैन यू इमेजिन कि इसका वेट जो है वो 45 kg है।
45 किलो की दुनिया की सबसे वज़नी तरीन ये मूली है, जिसका रिकॉर्ड इस चाइना की कंपनी ने बनाया है। सो आप भी देखें और इसको एंजॉय करें। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर वो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और टेक्नोलॉजी बेस्ड इस लिहाज से भी है कि जो हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आती जा रही हैं। उस तरह से अगर हम खेलों की बात करें तो खेलों में भी कोशिश ये की जा रही है कि जो आपके खेल में इस्तेमाल होने वाले प्रॉप्स हैं उनको भी अब ज़रा एडवांस लेवल पे बनाया जाए। तो अगर हम बात करें बास्केटबॉल की, तो बास्केटबॉल आपको पता है एक टिपिकल तरीके से बनती है, उसकी टिपिकल शेप होती है, और उसी से लोग बास्केटबॉल खेलने के यूज्ड टू भी हैं, और हम उसको एफिलिएट भी करते हैं कि अगर आपने बास्केटबॉल खेला है तो उसकी बास्केटबॉल जो है वो इस तरह से होगी। लेकिन अब जो बास्केटबॉल है वो किस तरह से मज़ीद भी बनाई जा रही है, ये भी एक रिकॉर्ड है और ये भी खबर है, ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी आपसे फिलहाल अगली खबर शेयर करते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो साइंसदानों के लिए है, और अब ये भी खेल से मुंसलिक है, मतलब हम खेलों की बात करें तो अगली खबर भी खेल से मुंसलिक है। तो आपको ये दे देते हैं कि अगली खबर जो है बेसिकली आप अगर देखें आइटम्स की अगर हम बात करें, आपको पता है कि जो वज़नी मादे होते हैं उससे आपने देखा होगा कि पहले बहुत सारे साइंस में पढ़ने के बाद और साइंसदानों ने इस पर बहुत सारा काम किया है, लेकिन आपने कभी सुना है कि गेम्स में भी अब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। साइंसदानों ने एटम से खेला जाने वाला गेम बना लिया है। आपको पता है बेसिकली हम ये देखते हैं कि अगर आप ये आपको दो पिलर्स नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये दो पिलर्स जो है गेम जिसमें आपको अगर आपने खेलना है तो इसमें आइटम्स यूज़ हो रहे हैं, और इस आइटम्स को जो एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा रहा है वो लाइटिंग पावर की वजह से किया जा रहा है। मतलब लाइटम जो है वो तमाम तर लाइट्स के थ्रू एक ऐसी एनर्जी जो निकलती है लाइट से, उससे ये एटम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और इसको आप गेम के तौर पर खेल सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें या ये थेरी या ये साइंस जो है हमने नॉर्मली सिर्फ़ और सिर्फ किताबों में पढ़ी है, या हमने इसको दूसरी दीगर चीज़ों में इस्तेमाल होते हुए देखा है। लेकिन आपको पता है गेमिंग, ख़ासतौर पे गेम्स के बारे में ये कहा जाता है कि गेम खेलने वाले बच्चे, या अगर हम बड़ों की बात भी करें तो उनका इंटेलिजेंस लेवल कुछ और ही होता है या किसी और लेवल पे ही होता है। लेकिन अब गेम्स बनाने वाले भी और गेम्स खेलने वाले भी, कहा जाता है कि टोटल ये आपका जो है ना माइंड गेम होती है। वो कोई भी गेम हो, अगर आपका बच्चा घर में गेम्स खेल रहा है तो ये यकीनन ऐसी बात है कि आपको उसको स्क्रीन टाइम चेक करना चाहिए। लेकिन अगर वो गेम्स खेल रहा है इसका मतलब है कि वो इंटेलिजेंट है, वो अपना दिमाग आपकी निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और ये साइंसदानों ने जो नई ईजाद की है एटम से खेला जाने वाला ये गेम, ये कंपैरेटिवली टेक्नोलॉजी बेस्ड भी है और इसमें ज़्यादा आपका जहन भी इस्तेमाल होता है, और एक नई चीज़ भी जो इंट्रोड्यूस कराई है जिससे अब काफ़ी ज़्यादा जो गेमर्स हैं, जो गेम खेलने वाले लोग हैं, ऑब्वियसली आपको पता है कि गेम्स के बहुत सारे कंपटीशन होते हैं और बहुत सारे बड़े लेवल्स पे होते हैं। मतलब हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट किए हुए हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऐसी गेमिंग एक्टिविटीज़ होती हैं या गेमिंग कंपटीशंस होते हैं, इसमें पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे ऐसे टाइटल्स विन किए हैं। लेकिन अब ये साइंसदानों ने जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है, इसके बाद गेमिंग में हम देखें कि इस पूरे एरा में कुछ नए चेंजेस भी मजीद आ सकते हैं, बिकॉज इससे पहले एटम जो है उससे इतना ज़्यादा इस्तेमाल इस तरह से गेमिंग में नहीं किया गया। खैर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि लाइट्स के थ्रू इस एटम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके इस गेम को खेला जाता है। तो खैर आप इसको ट्राई ज़रूर करें। खैर मेरे ख्याल से अभी कहा यह जा रहा है कि इसको प्रॉपर लॉन्च करने के लिए या प्रॉपर जो एप्लीकेशन, आपको पता है हर किसी की एक्सेस इस तरह की जो नई आने वाली गेम्स होती है वो इतनी आसान नहीं होती, लेकिन उसको प्रॉपर लॉन्च करने के लिए जो अभी सिर्फ एंडिंग मराहिल में चीज़ें चल रही हैं उसे कंप्लीट करके प्रॉपर्ली इसको लॉन्च किया जाएगा। लेकिन जो गेमर्स हैं वो इस हवाले से पहले ही काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसकी वीडियो और पिक्चर जब मैंने देखी तो मैंने सोचा कि यार ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बहुत पहले, आज से कुछ 10 साल पहले जब हम इस चीज़ के बारे में बात करते थे कि दुबई में या यूएई में या अबू धाबी में ये वो एरियाज़ हैं, ये वो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले आती है, और सबसे पहले ना सिर्फ आती है बल्कि ह्यूमन नीड्स को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी कोशिश ये होती है कि ना सिर्फ उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका एक अहम हिस्सा भी होना चाहिए। मतलब अगर हम इस बाइक की बात करें तो अबू धाबी में हंगामी हालात के लिए फ्लाइंग बाइक जो है उसका कई दफ़ा पहले टेस्ट ट्रांसमिशन की गई, लेकिन अब फाइनली जो है उसको मुतारिफ करा दिया गया है। सबसे पहले ये बनाई चाइना ने थी, और वहाँ पर जो है वो बेसिकली अब ये काम भी कर रही है, लेकिन अबू धाबी में इसकी प्रोडक्शन अभी दे डोंट स्टार्ट येट, बट दे आर प्लानिंग कि हम इसको स्टार्ट कर दें। वो सिर्फ इसलिए बिकॉज उनका कहना ये है कि बहुत सारे ऐसे हालात होते हैं जिसमें आपको इमरजेंसी होती है। मतलब अगर सहरा की आप बात करें, वहाँ पर कोई इमरजेंसी है और आपको फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँचना है तो इस फ्लाइंग बाइक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इसकी हम कीमत की बात करें तो कीमत अभी तक ये कहा जा रहा है कि कुछ $5,55,000 ये कीमत जो है वो चाइना में है। अगर अबू धाबी की कीमत की बात करें
वहाँ चूँकि प्रोडक्शन अभी शुरू होनी है तो वहाँ पर अभी एग्जैक्ट इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया गया, लेकिन ये किस तरह से डिज़ाइन की गई है, किस तरह से काम करती है, ये आपको देखकर अंदाज़ा होगा कि इसको जब उन्होंने टेस्ट किया एग्जीबिशन में, बेसिकली पहले इसको रखा गया चूँकि एग्जीबिशन हुआ था हैवी बाइक्स का और तमाम टेक्नोलॉजी बेस्ड बाइक्स का, तो इसका बाकायदा जो है वो पूरा का पूरा तजुर्बा भी किया गया, वो कामयाब तजुर्बा रहा और अब जो है वो इसको अबू धाबी में लॉन्च कर दिया गया है। और आपको याद होगा जब हम मतलब ऑब्वियसली मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैंने पहले भी ये बात कोट की कि उस वक्त हम देखते थे कि ये चीज़ें आने वाले वक्त में आ जाएंगी, हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि शायद 2025 तक या 2030 तक ये चीज़ें आ जाएं। तो जनाब वी आर लिविंग इन दिस एरा जो कहलाता है 21st सेंचुरी। तो इस सेंचुरी में बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चेंजेस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे और ऑब्वियसली इंसानों को फैसिलिटेट करने के लिए उनकी सोच जो है वो उसको इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि आगे ही अपनी जहानत को इस्तेमाल करके किस तरह से और भी मज़ीद इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं। तो अबू धाबी में ख़ासतौर पर आपको पता है कि हर तरह के हालात से निपटने के लिए दे हैव ऑल दिस काइंड ऑफ बैकअप। तो अब ये नई चीज़ जो इंट्रोड्यूस कराई है ये वैसे आम यूज़ के लिए अभी तक इसको नहीं कहा गया कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं या आम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी कोई SOPs या इसके लिए कोई भी प्लान अभी जारी नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर कहा गया है कि हंगामी हालात के लिए यानी फॉर द सेक ऑफ एमरजेंसी आप इस फ्लाइंग बाइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि सहरा हो या कहीं इमरजेंसी हो जहाँ पर दूर दराज इलाकों में आपको जाना हो तो अबू धाबी की जो तमाम तर सर्विसेज हैं उसमें इसको भी अब शामिल किया गया है कि इमरजेंसी के लिए इस फ्लाइंग बाइक को यूज़ किया जा सकता है। और इसको यूज़ करने के साथ साथ इसकी जो 80 किलोमीटर्स जो है वो इसकी रफ्तार रखी गई है। 40 मिनट तक ये हवा में फ्लाई कर सकती है, लेकिन उसमें आपको 40 मिनट के बाद फौरी तौर पर जो है इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। तो फाइनली दे हैव लॉन्च्ड सच अमेजिंग थिंग्स जो देखकर हमें होता है कि पता नहीं पाकिस्तान में ये चीज़ें कब लॉन्च होंगी और कब हम इतनी तरक्की करेंगे, बट ऑल दो विश एंड होप फॉर द गुड। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट वायरल वीडियो ऑन यूट्यूब, ऑन सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। निजी यूनिवर्सिटी कौन सी है आपको पता है, वही ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं अब अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ सच एक्टिविटीज़, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सीन सच थिंग्स इन ड्रामाज और फिल्म, लेकिन वहाँ के बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की है जहाँ पर आप समझे कि एक फ़ेक शादी की बाकायदा तकरीबात, नॉट अ वन तकरीबात जो है उसका इनेकाद किया गया। मतलब मेहंदी, बारात, वलीमा, हल्दी, शहंदी, एवरीथिंग। और वहाँ पर पार्टिसिपेट किया तमाम द स्टूडेंट्स ने। जिसका दिल किया वो लड़के वाले की तरफ चले गए, जिसका दिल किया वो लड़की वाले की तरफ चले गए। बाकायदा मेहंदी भी हुई, रुखसी भी हुई और ये थी जनाब फ़ेक शादी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि कोई ड्रामा चल रहा है। जैसे ड्रामे पे आप देखते हैं कि नॉर्मली शादियाँ होती हैं और उन शादियों को फेक ही कहा जाता है, निकाह भी होता है और लेकिन वो ड्रामा होता है, उसको हम ड्रामाटाइज करते हैं, हकीकत में मबनी वो चीज़ें कम होती हैं। अब ये जो है एक्टिविटी हुई और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया सोशल मीडिया पे एज अ फन एक्टिविटी, लेकिन बहुत सारे लोग एट द सेम प्लेस इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। तो क्या ये वाकई शादी हुई है? अगर तमाम तर चीज़ें की हैं तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो मिस की है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई? अब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है इस पर, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात है। बिकॉज ऑब्वियसली अगर इन दोनों ने आपस में शादी करनी है फिर तो चलो काम ठीक है, आपस में शादी करनी तो पहले फेक शादी हुई है उसके बाद रियल शादी हो जाएगी। लेकिन अगर ये शादी मतलब अगर लड़का कहीं और शादी कर लेता है, लड़की कोई और शादी कर लेती है, तो ये चीज़ एट दी बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में रहती है कि इनकी तो फेक शादी हुई थी और बहुत वायरल हुई थी और सोशल मीडिया पे लोगों ने बहुत इसको अप्रिशिएट भी किया था, तनकीद का निशाना भी बनाया था। तो खैर ये चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ पे किस तरह से इफेक्ट करती हैं वो तो चले इन दोनों का आपस का ज़ाती मामला और बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल वहाँ के स्टूडेंट्स ने इसको बहुत इन्जॉय किया, बाकायदा फंक्शंस किए, लाइटनिंग की, और टीचर्स ने पता नहीं पार्टिसिपेट इसमें किया या नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट्स वर इन्जॉइंग वेरी मच। और आप देखें कि पूरी एक एक्टिविटी है जो कि 1-2 दिन नहीं पूरे 4-5 दिन चलती रही है और हर रोज़ एक नया इवेंट था और नए इवेंट को उन्होंने मुख्तलिफ कल्चर्स के थ्रू किया। मतलब आप सिर्फ इसमें पाकिस्तानी कल्चर नहीं देख रहे, इसमें सिंधी कल्चर, मतलब पाकिस्तान में सिंध पंजाबी कल्चर, और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से इन्होंने मतलब कोई हिंदू टच भी, बॉलीवुड मूवीज़ देखने के बाद इन्होंने कोई हिंदू टच भी इसमें डाला है। तो हर किस्म की जो आपका कल्चर है उसको डिपेक्ट करने की इस फेक शादी में कोशिश की गई है। खैर वीडियो बहुत वायरल थी, हमने सोचा कि आप इससे इस बारे में बात करते हैं और थोड़ा तबसरा करते हैं। खैर वी आर डन विद डेली डोज फॉर टुडे। अब हमने लेनी है एक क्विक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पॉलिटिकल सेगमेंट में हामिद खान अलमशरकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इनसे कुछ बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सोहा। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर ये मॉर्निंग या कल की मॉर्निंग या परसों सुबह से जो आप मामला देख रहे हैं ज़मान पार्क में, सिचुएशन 2 दिन तक तो हम देखते रहे और एक मैदान जंग बना रहा पूरा ज़मान पार्क। और मैंने तो सुनने में ये भी आया कि जैसे कराची में आप 9-0 की बात करते हैं, अभी फिलहाल मामला यही लग रहा था। रेंजर्स वहाँ पर मौजूद है, पुलिस वहाँ पर मौजूद है, नफरी इस्लामाबाद की, लाहौर की वहाँ मौजूद है, लेकिन जो हुकूमती मशीनरी है उसके आगे कारकुनान PTI के ढाल बने बैठे हैं। और अभी आज सुबह 10 बजे तक कहा कि कोई कार्रवाई नहीं करें। PSL भी हो रहा है लाहौर में और फिर इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्लेक्सिबिलिटी सर किसको दिखानी चाहिए, इमरान खान साहब को या फिर हुकूमत को? बहुत शुक्रिया सोहा। बात यह है कि वाकई जो कुछ हो रहा है ये एक इसकी मिसाल नहीं मिलती है पाकिस्तान में सियासी तौर पर देखा जाए कि सियासी कारकुनों ने इस तरह किसी अपने लीडर की गिरफ्तारी के आगे खड़े हो गए हों और रोका हो। और एक तरह से ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है बहरहाल कि कानून अगर उसको अमल करना चाह रहा है और उसके ऊपर इस तरह सियासी कारकुन रोक रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो बात है वो ये देखने वाली है कि किन हालात के अंदर ये कुछ हो रहा है। देखिए, एक जानिब जो इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ और उसके नतीजे में जो मुल्जिम है वो अब जेल में है और उसकी सारी पेशियां जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही हैं, उसको अदालत में नहीं लाया जा रहा। और जिस पर हमला हुआ उसी मुकदमे में उसको अदालत में बुलाया जा रहा है। तो ये वो एक बयानिया है जो कि तहरीक इंसाफ के अंदर मकबूल हो रहा है कि जी एक मुल्जिम जो है जिसने फायरिंग की उसको तो स्टेट प्रोटेक्शन दे रही है और उसको अदालत में नहीं लाया जा रहा। दूसरी जानिब एक ही दिन में अगर 4-4 या 5-5 पेशियां होंगी जो कि एक ही शहर में नहीं बल्कि 2-2 शहरों में होंगी, तो एक फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो हुकूमत को मेरा ख्याल ये है कि ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ऐसा एक दायरा अमल इख्तियार किया जाए जिसमें इमरान खान साहब को मतलब कानूनी तौर पर उनको पता हो कि जी मैं पेश हो सकता हूं, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी जानिब इमरान खान को भी इस हद तक जरूर देखना पड़ेगा कि कानून का जो दरवाजा है जहां वो खटखटाते हैं वहीं पर उनको इसका कानून के वो बात भी माननी पड़ेगी और अपने वर्करों को आना पड़ेगा कि जी अदालत में पेश होना, उस प्रोसीडिंग में जाना, या अगर गिरफ्तार किया जाता है तो ये जमहूरियत का हिस्सा है। लेकिन अगर वो इंतकामी कार्रवाई का तासुर जाता है तो वो बड़ा खतरनाक है। सोहा, एक बात और मैं बताता चलूं कि एक बड़ी तारीखी हकीकत है। देखिए, अभी 100 के करीब मुकदमात हो गए हैं इमरान खान के ऊपर, ठीक है, और उनमें तमाम में क्रिमिनल चार्जेस भी ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसी तरह की सूरत हाल दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हुई, बल्कि हमारे इंडिया में नरसिम्हा राव जो साबिक वजीर आजम थे उन पर यह सूरत हाल हुई तो फिर उनके सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि सारे मुकदमात इकट्ठे करके एक अदालत में उनका प्रोसीडिंग शुरू कर दी और उसकी वजह से उनको तमाम मुकदमात में उन्होंने पेशी भी होगी, सब कुछ हो गया। तो इस तरह का कोई मॉडल जो है वो अदलिया की तरफ से भी अडॉप्ट किया जा सकता है जिसके अंदर इंसाफ के तकाजे भी पूरे हों और ये ना लगे कि ये इंतकामी कार्रवाई है बल्कि वो मेरिट के ऊपर मुकदमात को सुना जा सके। ठीक है, हम सब ये भी कहिएगा कि अगर हम इन केसेस की बात करें, तोशा खाना हो गया या खातून जज को धमकी देने का केस हो गया, इस वक्त तोशा खाना का जो 21 साल रिकॉर्ड सामने आया है, उसके बाद सूरत हाल तो ऐसी है कि बाकियों पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। या अगर हम 75 केसेस की बात कर ले जो कि इमरान खान साहब पे, वो इतने कमज़ोर है कि दफ़ा 144 के मेरे ख्याल से कोई 40 से केसेस हैं। लेकिन सर अभी इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है, इमरान खान साहब कल BBC को ये कहते हैं कि मेरे पास ज़मानत जो है कबल गिरफ्तारी वो मौजूद है। तो सर ये जो सिचुएशन है वो कहते हैं कि केसेस इतने कमज़ोर हैं कि मैं उसमें अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहता। लेकिन सर हुकूमती मशीनरी के आगे मफलूज कर दी है सारी सूरत हाल को। तो आप इस पर क्या देखते हैं कि अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो लीक को देखा जाए तो उनके अंदर से PTI में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो सरेंडर कर दें? इसमें 2-3 बातें हैं सुबह। एक तो बात ये है कि बहुत सारे लोग PTI के इसलिए भी चाहते हैं सीनियर लीडरशिप में कि ये भी बातें की जा रही है कि उनको ये लग रहा है कि शायद उनका रास्ता साफ होगा और इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में वो लीडरशिप के ऊपर अपनी गिरफ्त मजबूत कर सकेंगे, अपना उनका जनाब वो फाइनल हो सकेगा कि कौन इमरान खान साहब के बाद लीडर बनेगा। तो ये एक इंटरनल बात है। दूसरी बात ये है कि हम ये देखें कि इमरान खान के जितने भी मुकदमात हैं इससे कोई इनकार नहीं है कि ये पॉलिटिकली मोटिव पे हैं, यानी सियासी मकासद के लिए कायम किए गए मुकदमात हैं जो कि पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा हैं, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो हों, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या उससे पहले की तारीख ले लें। तो बात ये है कि अब पाकिस्तान का कल्चर चेंज हो रहा है। अवाम जो है वो ये समझती है
कि सियासी जो मुकदमात हैं उनके ऊपर इस तरह सियासतदानों को नहीं घसीटा जाना चाहिए, नहीं रगड़ा जाना चाहिए। एक और चीज़ आपको बताऊँ जो मैं बड़ी इंटरेस्टिंग देख रहा हूँ वो ये कि तोशा खाना ने तो एक्चुअली इमरान खान की मदद की है और मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे इमरान खान की एक घड़ी चुराने ने अच्छा बाकी हमें सब 2 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ मैंने हरमीत को जरा शो में शामिल करना है। हरमीत आज थोड़ा सा लेट है लेकिन आप आए हैं तो हरमीत भी आ गया, तो हरमीत को आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। हरमीत अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? इतना लेट क्यों हो गए? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। हामिद साहब आप कंटिन्यू करें। मैं थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा लेट हो गया हूँ क्योंकि ट्रैफिक इनका सवाल भी शामिल करते हैं, बरस रही है। चलिए इनका सवाल शामिल करते हैं। मीज़ा आप कंटिन्यू करें। जी हरमीत आपने क्या पूछना है? मैं सवाल करूं? अच्छा हाँ करें सवाल। अच्छा हामिद खान साहब, अगर हम देखें जो जिस किस्म की सिचुएशन हुई 2 दिन से मुसलसल, हम ऐसे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जो है वो जमान पार्क में बैठा है और जिस तरह ऑपरेशन चल रहा है, और कहीं ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म के घर पर इस किस्म से शेलिंग हुई है, इस किस्म से आंसू गैस और इस किस्म के तशद्दुद के वाक़यात जो है वो रुनुमा हुआ है। लेकिन अगर हम एशिया की तारीख देखें तो आपको नहीं लगता कि जितने भी बड़े बड़े लीडर थे वो जेल गए? हालांकि हम समझते हैं कि पहले भी माजी में भी जितने भी केसेस बने वो भी फेक थे या पॉलिटिकल हवाले से दूसरी पार्टी ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से जेल में डाल दिया जाए, लेकिन वो जेल गए। खान साहब की जेल से घबराहट इतनी क्यों, क्यों इतने खौफ में मुब्तला है कि वो जेल जाने से इतने कतराते हैं? अच्छा हरमीत, इसमें 2 चीजें हैं। एक चीज तो पहले हम इसको देखें, खान साहब इसलिए घबरा रहे हैं कि देखें ये वाहिद वजीर आजम है, साबिक वजीर आजम है जो असैसिनेशन अटेम्प्ट से सरवाइव कर गए हैं। इस तरह पाकिस्तान की तारीख में जिसको भी असैसिनेशन यानी कत्ल करने की कोशिश की गई, चाहे वो लियाकत अली खान हो, बेनज़ीर भुट्टो हो या ज़ियाउल हक साहब के त्यारे के हादसे की बात ले ले तो उनकी जान चली गई। तो इमरान खान को ऐसे लग रहा है कि उनको एक नई जिंदगी मिली है, चूंकि वो वही हुकूमत इक़्तिदार में है, वही वजीर आजम है, वही वजीर दाखिला है, तो उनको ये महसूस हो रहा है कि शायद जो उनके नज़दीक उनको टारगेट किया जा सकता है, और उसी हवाले से उनको एक नामहसूस सा खौफ है जिसके बिना के ऊपर वो अपने कारकुनों को इजहार कर चुके हैं। कारकुनों में भी यही खौफ है। 1-2 बार ये आई कि इमरान खान तैयार हैं गिरफ्तारी देने के लिए, लेकिन उनके जो कारकुनान हैं उन्होंने उनको रोका कि आपने गिरफ्तारी नहीं देनी, आपकी जान को खतरा है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि रियासत का इस तरह बेइंतहा अपना ताकत का इस्तेमाल करना और उनके घर में शेलिंग करना आज के दौर के हिसाब से ये पूरी दुनिया को एक गलत पैगाम जा रहा है। देखें, आपने औरतें बच्चे उनके सामने आए हुए हैं। रियासत को कई जगह पर समझदारी का सबूत देना होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से ही सारे मसले हल किए जाएं। अगर हुकूमत चाहे, हुकूमती मशीनरी चाहे, तो वो किसी और तरीके से भी इमरान खान साहब को परसुएट कर सकते हैं या अदालत की अहकामात के जरिए या अदालत में पेशी के जरिए देख सकते हैं। हामिद खान साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, आप बाहर बैठे हैं, हमने ओवरसीज का प्रोटेस्ट भी देखा, हमने जगह जगह प्रोटेस्ट भी देखा, हमने ये भी देखा कि दुनिया की टॉप हेडलाइन जो है, टॉप अखबार जो है, टॉप टेलीविजन जो है स्क्रीन, वहां पे इस प्रोटेस्ट को कवर भी किया गया। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि खान साहब को जो बयानिया, वो जिस तरह हम देख रहे हैं कि हर बयानिया वो बनाने में बड़े माहिर हैं और डिलीवर कर जाते हैं। अब आपको क्या लगता है सर, एक तरफ तो रियासत की रट को अगर देखा जाए तो चैलेंज किया खान साहब ने, लेकिन उसका फायदा भी खान साहब को हुआ, तो अब आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में इसका कितना फायदा होगा? और दूसरी जानिब ये जो 12 जमातें हैं, अभी तक कोई ऐसा, यानी तजुर्बा भी बहुत है, मुख्तलिफ हुकूमतों में भी रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ऐसा बड़ा बयानिया डिलीवर या बनाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के दिनों में कोई कामयाबी पीडीएम को मिलेगी बयानिया बनाने में खान साहब के खिलाफ? देखें, आज खबर देखें ना कि जब 12 रुपए तक पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है, जबकि 2 दिन पहले पूरी दुनिया में तेल की मसनूआत की कीमतें कम होती हैं, ये हुकूमत जो है किस तरह कोई पब्लिक पॉपुलर बयानिया बना सकती है, जबकि आवाम को रिलीफ के कोई फैसले नहीं किए जा रहे। IMF से मुज़ाकरात के नाम के ऊपर आवाम को मुसलसल रगड़ा जा रहा है। और तीसरी बात यह कि बेरोजगारी और जो दूसरे हालात खराब हो रहे हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत PDM के गले का तौक बना हुआ है। PDM बगैर हुकूमत के ज्यादा पॉपुलर थी, और इमरान खान हुकूमत में जो सारी पॉपुलैरिटी खो चुके थे, आज वो इस जगह पर हैं कि उनके अपने हुकूमत के सर्वेज भी ये कहते हैं कि वो 65 to 70% जो हैं वो पॉपुलर लीडर हैं। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर
जब तक पीडीएम जो है वो आवाम की सियासत नहीं करेगी, महंगाई और दूसरे इश्यूज के ऊपर काम नहीं करेगी, उसके लिए बहुत मुश्किल है किसी भी बयानिए के साथ आवाम में जाकर इमरान खान को हराना या जनरली आवाम से वोट लेना। आप इमरान खान तहरीक इंसाफ की सियासत को साइड पे भी रख दें, तब भी आवाम के लिए जो कुछ एक साल में हुआ है, महंगाई के हवाले, नौमान के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, दूसरे मसाइल के हवाले से, तो अवाम के अंदर ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है ये अपनी। हामिद खान साहब, यहाँ पे एक और सवाल है, आप इसमें कोई शक नहीं है, हम जितने भी यहाँ पे सर्वे हुए उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर आई है कि इमरान खान की पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा है। और मैं खुद जाता हूँ वॉक्स पॉक्स करने के लिए, मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मैंने वहां पे भी देखा कि जो नवाज शरीफ का इलाका था वहां पे भी पॉपुलरिटी का ग्राफ ज्यादा है। लेकिन आपको नहीं लगता, हमारे उस्ताद सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि खान साहब की पॉपुलरिटी तो है लेकिन कबूलियत नहीं है, लेकिन यहां पे मैं ये सवाल करूंगा कि कबूलियत के लिए भी कहीं ना कहीं पॉपुलरिटी लाजिम होती है, इन दोनों चीज को आप कैसे देखते हैं सर? बहुत 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 जबरदस्त क्वेश्चन है और सुहेल वड़ाइच साहब का आपने हवाला बिल्कुल ठीक दिया। देखिए, ये भी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पॉपुलर को कबूलियत की क्यों जरूरत है। सवाल तो ये है, क्यों हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं बनती है कि जो अवाम की तरफ से मुंतखब करता है उसी को कबूल किया जाए, बजाय ये कि किसी भी अपनी मर्जी के बंदे को कबूल करवा कर जबरदस्ती पॉपुलैरिटी का लेबल लगाया जाए। अब वक्त आ गया है कि जो अवाम का फैसला है, जिसको मैं कहता हूं कि वो जुबान खल्क नकारे खुदा होती है, तो अब ये वक्त आ गया कि इसको समझ लिया जाए कि जो पब्लिक का डिसीजन है उसके मुताबिक चला जाए। और आपको मैं एक मजे की बात बता दूं, तारीखी तौर पर आप कोल्ड वॉर का टाइम ले लें या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर देख लें, अमेरिका ने हर उस लीडर की मुखालफत की जो बहुत पॉपुलर हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, जब वो लीडर ताकत में आ गया तो अमेरिका सबसे पहले उसकी हमायत में आगे आया। यानी ये एक बुनियादी असूल है कि अगर एक शख्स अपनी पॉपुलैरिटी के बलबूते पर इक्तदार तक पहुंच जाता है तो फिर उसको दुनिया की ताकतें भी मान लेती हैं और मुक्तदर हल्के भी मान लेते हैं। ये वही क्रिटिकल लम्हे से गुजर रहे हैं। मेरी एक बड़ी अच्छी हमारी एक अदीबों की मीटिंग थी, सुहेल वड़ाइच, जामी साहब, हम सारे बैठे हुए थे, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा जी ये उस वक्त तक कबूलियत नहीं है जब तक कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आता। अगर इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और नजर आता है कि इमरान खान लैंडस्लाइड से जीत जाते हैं, अगर मैं इसको एक हाइपोथेटिकली कहता हूं, तो फिर सब तरफ से कबूलियत होगी। तो ये रुकावटें उस वक्त तक है जो कि मैं समझता हूं गैर जमहूरी है। जमहूरियत ये है कि जो मकबूल है वही कबूल होना चाहिए। अच्छा, ये कहिएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की कल 2 ऑडियो लीक सामने आई है, दोनों को हमने देखा कि वो बजाते खुद भी ऐसा नजर आता है कि जो पीटीआई की क़यादत है वो भी ये चाहती है कि अब इमरान खान साहब सरेंडर कर दें, बिकॉज जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी उसके मुताबिक इलेक्शन हमारा टारगेट है, कहीं वो डिले ना हो जाए, उसको कोई मसला ना हो जाए, बिकॉज वो इस सारे सिनेरियो की वजह से, गिरफ्तारी की वजह से इमरान खान साहब को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। बिकॉज अगर हम कल की बात करें तो चूँकि शेलिंग का, लाठी चार्ज का और वाटर कैंस का इस्तेमाल तो पुलिस की तरफ से किया गया, लेकिन जो जवाबी कार्रवाई मुजाहिरीन या पीटीआई कारकुनान की जाने से वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। पेट्रोल बॉम्ब भी फेंके गए, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। सर ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई खुद चाहती है कि वो सरेंडर कर दें, तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हम राना सनाउल्लाह के हाथ नहीं देंगे इमरान खान साहब को, तो फिर किसके हाथ देंगे? मतलब अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी किसी को। मैं यास्मीन राशिद साहब के हवाले से एक लाइटर नोट पे आपको बात कहता हूँ कि मुझे एक साहब ने कहा कि पीटीआई को चाहिए सबसे पहले उनसे उनका मोबाइल फोन छीन ले, अगर पीटीआई को, ठीक है ना। तो मैं ऑन अ सीरियस नोट बात ये है कि बिल्कुल ऐसे ही है। एक खास क्या बहुत बड़ी तादाद जो लीडरशिप की है वो ये चाहती है कि खान साहब अगर अरेस्ट होते हैं तो इसका भी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर बेहतर असर पड़ेगा। तहरीक इंसाफ को मजीद वोट मिलेगा कि जी आखिर इमरान खान को उन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया है और इनकी तसल्ली नहीं हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये बात समझना की बड़ी जरूरत है कि क्या ये वाकई ही इमरान खान की गिरफ्तारी ही वाहिद मकसद है, या हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कुछ ऐसा माहौल बना देगी जिसकी वजह से इलेक्शन डिले हो जाए, अदालतों से कोई ऐसा ऑर्डर या रिलीफ ले लिया जाए जिसकी बिना के ऊपर इलेक्शन जो है वो डिले करा लिया जाए। इमरान खान साहब या उनके जो वर्कर्स हैं उनका ये ख्याल है कि इमरान खान का मैदान में होना हुकूमत को मजबूर करेगा कि इलेक्शन कराया जाए। इमरान खान चला जाए तो हुकूमत के पास 100 रास्ते आ जाएंगे इलेक्शन को डिले करने के, पॉपुलैरिटी को वो मैनेज नहीं। हामिद खान साहब, यहाँ पे दो बातें। एक तरफ तो हम ये देखते हैं हामिद खान साहब की हुकूमत कह रही है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि
खान साहब यानी ये जो फितरा खान है इसको मिटा के रहेंगे, दम तब ही लेंगे। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि सर, हमने ऑडियो वीडियो ये मंजरेआम पर आई और ये बाजार गर्म था, लेकिन एक सदर मुमलिकत का या एक पीएम का कि ऑडियो लीक होना ये कितना खतरनाक है। मुल्क के या आलमी तौर पर जो लोग बैठे हैं, जो हमारे सरबराहान से राब्ता करना चाहते हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो सीक्रेट रखना चाहते हैं, लेकिन उनको भी अब खौफ लाहक होगा कि भाई पाकिस्तान में दुश्मन है। बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है उन तमाम सिक्योरिटी इदारों के ऊपर, तो कि 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर वो ऑडियो लीक कैसे आ जाती है। या तो ना कोई 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद किसी और तरह से उड़ती आई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई पहले से बैठा हुआ है सिस्टम लगा के सबके ऊपर रिकॉर्डिंग्स का, और वो फौरन रिलीज कर देता है जो वक्त के मुताबिक जरूरत होती है। इसके ऊपर अदालतों को एक नोटिस लेना चाहिए। और इसके अंदर सबसे अहम बात जो आपने उठाई है वो यही है कि बैनुल अक़वामी दुनिया में हमारा जो तासुर है वो बड़ा बुरा होता जा रहा है कि जिस मुल्क का वजीर आज़म हाउस या प्रेसिडेंट हाउस, सुप्रीम कमांडर ऑफ द कंट्री का फोन कॉल महफूज नहीं है, वहां पर आप क्या सिक्योरिटी की बात करेंगे, क्या सीक्रेसी की बात करेंगे, क्या प्राइवेसी की बात करेंगे। लेकिन ये सब जो है कानूनी तौर पर सर देखिए, हाँ आप एनालिस्ट हैं सर, आपने भी कई दफ़ा ये कहा होगा, ये बात आपने कई दफ़ा कोट की होगी, हमने भी कोट की, हमने सुनी भी बहुत है कि सियासतदान जब जेल जाता है ना तो वो बड़ा सियासतदान बन जाता है। खैर ये बात तो इमरान खान साहब को भी पता होगी, लेकिन सर इस वक्त जो सिनेरियो स्केच किया जा रहा है, इमरान खान साहब सही हैं, गलत है, केस ठीक है, नहीं ठीक है, कमज़ोर है या मजबूत है, व्हाट्सएवर, सर हुकूमती पूरी मशीनरी जो है वो निगरान हुकूमत हो या PDM हो, वो बिल्कुल मफलूज है इमरान खान साहब के आगे। इलेक्शन कमीशन पर फैसला सुनाता है, लेकिन फैसला इमरान खान साहब करते हैं कि उसको मानना है कि नहीं मानना। वारंट गिरफ्तारी जारी होती है, लेकिन गिरफ्तारी देनी है या नहीं देनी वो इमरान खान साहब का फैसला होता है। और अब भी तमाम सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि जो रवायत डाली जा रही है वो आगे जाके बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। बिल्कुल ऐसी है। 2 बातें फिर, एक तो ये कि इमरान खान असल में वो अपने आप को या तहरीक इंसाफ वहां खड़ी है कि इससे ज्यादा मजीद पॉपुलैरिटी को नहीं मिल सकती। एक तो चीज ये होगी, और दूसरी चीज ये है कि जो हुकूमत है ना वो बहसियत निगरान हुकूमत अपनी ताकत बहुत ज्यादा दिखाना चाह रही है। ना निगरान हुकूमत के इतने इख्तियारात माजी में कभी होते थे ना होते हैं। ना निगरान हुकूमत का ये मैंडेट है कि वो सियासी बयानात दे। ना निगरान हुकूमत का पास ये इख्तियार है कि वो फैसला करे कि जी कानूनी तौर पे कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, सियासी तौर पे कौन ठीक कर रहा है, कौन गलत। निगरान हुकूमत का काम एक ट्रांजिट काम है, एक पुरानी हुकूमत से हुकूमत लेकर नई मुंतखब हुकूमत के हवाले करने का। इसके अलावा उसका कोई काम नहीं कि इंतजामी अमूर चलाकर इस ट्रांजिट पीरियड में काम किया जाए। बदकिस्मती से मैं ये कहूंगा कि निगरान हुकूमत भी अपने मैंडेट से तजावुज कर रही है, और उसकी एक बड़ी वजह ये है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि उस निगरान हुकूमत के अंदर ये तासुर आम है कि हम अभी 90 दिन के लिए नहीं आए, बल्कि इलेक्शन डिले होंगे, हमें मजीद वक्त मिलेगा, इसलिए हम जो है बतौर मुकम्मल हुकूमत काम करेंगे। और इस तरह का जो तासुर है वो हमें वाजे नजर आ रहा है, चाहे वो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल हो, चाहे वो मंसूबों के फैसले हों, चाहे वो पॉलिसी के फैसले हों, तो चाहे वो तबादले हों। 600-700 से ज्यादा तबादले कर चुके हैं 2 महीने के अंदर वजीर आला। तो ये सारे सवालात उठते हैं कि क्या निगरान हुकूमत के पास इतना मैंडेट होता है कि वो पूरी इंतजामिया, पूरी सूबे की इंतजामिया को इधर उधर कर दे। मतलब इलेक्शन कमीशन भी इस पे क्वेश्चन कर रहा है, अदालतें भी इस पे क्वेश्चन कर रही हैं, सियासी जमातें भी क्वेश्चन कर रही हैं। जी हरमीत। हामिद खान साहब, एक और चीज़ जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो ये है कि अब कोशिश की जा रही है कुछ ताकतवर हलकों की जानिब से, और कहीं ना कहीं PDM की भी यही कोशिश है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसको भी तब्दील कर दिया जाए, कहीं ना कहीं वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ का जो पल्ला भारी है उसको भी कमज़ोर कर दिया जाए। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं ये मज़ीद खान साहब को कितना फ़ायदा, हमने माजी में जो चालें चली गई उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ को हुआ, ऐसे में आपको क्या लगता है? और दूसरी बात हम ये देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून है, एक तरफ तो पीपल्स पार्टी को हम देख रहे हैं खामोश तमाशाई की तरह वो इंतज़ार करी, सारी चीज़ों को देख रही है, और बड़ा मेरे ख्याल में आसिफ ज़रदारी से बड़ा मज़ा ले रहे हैं सारी चीज़ को से। लेकिन ऐसे में नून लीग का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वोटर जो है कहीं ना कहीं वो भी गया है तहरीक इंसाफ की झोली में उसका वोट, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बयानिया भी बिल्ट नहीं हो रहा है। नवाज शरीफ साहब के आने की खबरें जो थी वो हमेशा भी सिर्फ अफवाहें रही, खबरें वो अभी तक पहुंचे नहीं है। तो ऐसे में नवाज शरीफ का ना होना, मरियम नवाज साहब अकेले पार्टी को इस तरह लीड कर पाएगी, लेके जाएगी वो पंजाब को दोबारा तख्ते पंजाब पर थोड़ा या कब्जा जो है जमाने की जो कोशिश है उसमें कामयाब हो पाएगी?
मैं आपको बताऊं, देखें, एक तो बात ये कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की हुकूमत को इंटरनली बदलने की जो कोशिशें या बातें हो रही हैं, मैं समझता हूँ ये हुकूमत की और मुक़्तदर हलकों की बहुत बड़ी हमाकत होगी। उसकी है कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के हवाले से हमें पूरी दुनिया को भी देखना होता है कि बाकी हमारा जो हमसाया मुल्क है वो उस हवाले से एक नया बयानिया बना देता है कि ये गैर जमहूरी इकदाम हो रहा है और ये वो। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि किसी सूरत भी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को होगा, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं होगा, रियासत की यूनिटी को होगा। पहली बात तो ये ठीक है हामिद साहब, थैंक यू सो मच। आप तो वो उसी को मैं सेकंड करके कंक्लूड करूंगी कि अभी भी इमरान गिरफ्तारी मिशन जो है वो जू का तू ही है। 10 बजे तक इस मिशन को थोड़ी देर के लिए रोका गया था, अब आगे क्या होगा ये देखना भी बाकी है, लेकिन 10 बजे के बाद ऑनवर्ड भी जो भी कार्रवाई है उसके हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। हमने तब तक एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली कहा यह जाता है कि वाइट पॉइजनिंग जो है वो आपकी ज़िंदगी में किस तरह से किस हद तक इंडल्ज है, आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। कहा जाता है कि वाइट पॉइजन में सफ़ेद जहर जिसे कहते हैं, उसमें नमक है, चीनी है, मैदा है, जिसका इस्तेमाल कसरत से किया जाता है हमारे खानों में भी, या अगर हम फास्ट फूड की बात करें घर से खा रहे हैं या बाहर से खा रहे हैं। अगर इन वाइट पॉइजनिंग की बात करें तो टॉप ऑफ दी ऑल आज हमने बात करनी है नमक के बारे में, कि एक तो आपके खाने में नमक की मिकदार कितनी होनी चाहिए, आपकी कंजम्पशन दिन में कितनी दफ़ा होनी चाहिए, आपको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए, वंस इन अ मील जो है उसकी मिकदार क्या होनी चाहिए, और अगर आप सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं तो वो कितना होना चाहिए। लेकिन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के बाद जब इस एक पॉइंट पर या इस एक पीक पर पहुँच जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल सिर्फ एक नमक के छोटे से दाने की वजह से होते हैं जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, तो इन मसाइल को एड्रेस करने के लिए बर वक्त तशख़ीस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर बात करते हैं कि नमक के क्या क्या नुकसानात और वो हमें पता भी हैं कि नहीं। डिटेल में बात करने के लिए राना निसार साहब हमारे साथ मौजूद है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर कहिएगा कि हम बड़ी एक कॉमन गलती करते हैं ये, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर होती है, शायद हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नमक की ज़्यादा मकदार की वजह से एक रिकॉर्ड अमवात में भी हमने इजाफा देखा है पिछले चंद सालों में। तो एक आम आदमी कितनी गलती करता है नमक की मिकदार ज़्यादा करके अपने खाने में, और ये कितनी होनी चाहिए? टू बी अगर तो बाय बुक बात की जाए तो नमक एक नॉर्मल इंसान को 2 to 5 ग्राम जो है ना फुल डे का नमक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसको लेमैन में समझाना चाहें तो एक चुटकी जिसको कहते हैं ना पूरे दिन में, अच्छा आप 2 ग्राम और इसको आप अगर मिलाएं तो इतना इसमें आता है थोड़ा सा, तो पूरे दिन की है, जिसमें सब कुछ शामिल है। इसमें मतलब खाने में नमक शामिल है, जिसमें आप एक्स्ट्रा अगर आप किसी चीज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं, लाइक अगर आप मतलब जो सालन यूज करते हैं उसमें ले रहे हैं, आप सैलेड के ऊपर थोड़ा सा खाना चाह रहे हैं, उसमें ये जो मिकदार यूज हो रही है टोटल जो है ना इट मस्ट बी बिटवीन 2 and 5 ग्राम। ये एक नॉर्मल पेशेंट, ये मतलब हाइपरटेंसिव जो ब्लड प्रेशर उनके लिए बात नहीं हो रही, ये नॉर्मल पेशेंट। अच्छा हरमीत, आपने कि जो एक चुटकी नमक की कीमत जो है उसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से आज हमारे व्यूअर्स को हो जाएगा, वो इसलिए बिकॉज अगर हम सारा दिन की बात करें तो नमक हम सिर्फ एक चुटकी की बात कर रहे हैं कि मिकदार अगर आपके खाने में है, फॉर एग्जांपल वो अगर नाश्ता कर रहे हैं तो अंडे के ऊपर नमक डेफिनेटली है, आपको पता है कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं ब्रेड में भी इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोपहर के खाने में तो जब हंडिया बनती है तो आपको पता है उसमें नमक तो ऑलरेडी उसकी क्वान्टिटी के मुताबिक जो आप फूड बना रहे हैं होगा, डिनर में भी होगा, तो एक चुटकी से तो कहीं ज़्यादा नमक हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। आपकी बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं हमारी जो आदत हैं, हमें जो आदत पड़ी है वो चीनी अब ज़्यादा जो है हमने पीनी है। कहीं ना कहीं चाय ज़्यादा मीठी हो तो फिर हमें, फीकी हो तो मज़ा ही नहीं आता है, मीठी हो तो फिर हम स्वाद उसका छक लेते हैं। ऐसे में अगर नमक की बात आपने की तो जाहिर बात है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं, हाँ एक वक्त होता है, एक एज होती है, और उस एज के मुताबिक अगर आप चलते हैं और इन सारी चीज़ों को आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ से जितना भी हम कम कर सकते हो, मेरे ख्याल में वो बेहतर, क्योंकि अब आप देखें हमारे मुल्क में जितने भी आप देखें तो नौजवानों में भी ब्लड प्रेशर का जो है वो रुझान भी बढ़ चुका है। ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि चीनी का आपने जिक्र किया, तो चीनी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसकी वजह से शुगर भी आपको जो है बहुत सारे नौजवान जो है वो भी मुब्तला नज़र आएंगे। ऐसे में हार्ट अटैक की जो रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो
कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा जो खाने का अंदाज है या हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, उसमें कहीं ना कहीं हम कोताही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से ये इस किस्म के अमराज जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और सेहत जो है मजीद से मजीद खराब होती चली जा रही है। इसी तरह लेकिन हम बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी इसी बात से ना एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, हम राना निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका ये सवाल उनसे कोट कर लेते हैं कि एक तो हम नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। राना निसार साहब, जो आपने कहा है ना कि एक चुटकी नमक, मतलब एक चुटकी के तो कहीं ज़्यादा कंजम्पशन सारा दिन में हमारी होती है, लेकिन एक तो हम नमक इस्तेमाल करते हैं, फिर कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस हवाले से बताइएगा कि पिंक सॉल्ट की अगर हम बात करें या आम नमक की बात करें तो किस में कितनी मिकदार किस चीज़ की ज़्यादा होती है जो कि आपकी सेहत को ज़्यादा हार्म करती है? निसार साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी क्लियर नहीं है, इसलिए आपसे राब्ता दोबारा बहाल करते हैं। कोई टेक्निकल इशू है वो सॉर्ट आउट करके फिर इनसे बात करते हैं। हरमीत, आप ये बताएं कि मैं अगर बात करूँ नमक की, तो आपको पता है पिंक सॉल्ट को डाइट में, मैंने अगर डाइट की है तो मुझे इस बात का अंदाज़ा कि पिंक सॉल्ट के बारे में बहुत कहा जाता है कि भाई आप ज़्यादा इस्तेमाल करिए, कंपैरेटिवली ज़्यादा बेहतर है डाइट के लिए भी, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए भी। लेकिन हम कौन सा नमक इस्तेमाल करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से उस तरह चीज़ें हमारे पास, या तो हम इन्फॉर्म होना नहीं चाहते हैं, या लेकिन हम अगर हम देखें अपने मुल्क में तो नमक जिस तरह हमारे मुल्क में है और उसकी जो पैदावार है, फिर इस्तेमाल आपने जिस बताया कि बहुत सारी चीज़ों में ज़्यादा भी है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, अब हमें ये भी समझ लेना चाहिए कि कौन सी नमक जो है वो बिल्कुल आपके लिए बेहतर है। और कहीं ना कहीं जहाँ नमक की आपको एक वक्त ऐसा था कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है नमक का इस्तेमाल कम था, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अमराज का जन्म उस वक्त उसने लिया था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हाँ, जब नमक का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है तो ये समझने की ज़रूरत हमें है कि कौन सा नमक जो है वो सेहत के लिए बेहतर हो, कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से होना चाहिए। हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि खाने में अगर नमक है लेकिन ऊपर छिड़कना जो है, और फिर बहुत सारे दोस्त हमारे होते हैं कि सुबह सुबह का नाश्ता करते हैं, या वैसे भी यूनिवर्सिटी में आपको याद होगा या कैंटीन की तरफ हम जाते थे तो पराठा जो मिलता था तो फिर उसके ऊपर वैसे ही नमक छिड़क लेते थे। तो मेरे ख्याल में ये भी एक दुरुस्त तरीका नहीं है कि आप जो है अपनी सेहत को मजीद ख़राब कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बैलेंस चलना होता है, और जब आप बैलेंस चलते हैं तो कहीं ना कहीं वो अमराज जो आपकी ज़िंदगी को या आपकी ज़िंदगी के जो मज़े, यानी वो चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, कहीं ना कहीं आप उसका स्वाद लेते हैं, वो चीज़ों से फिर आप दूरी इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जो तरीक़ाकार है खाने का वो दुरुस्त नहीं होता। इसी तरह चीनी की बात आपने की, तो अब हम देख रहे हैं कि ब्राउन शुगर जो है उसका रुझान भी हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है। और अमूमन सर्दियों में मेरी खुद भी कोशिश ये होती कि क्यों ना जो गुड़ है, ख़ासकर बहुत ज़्यादा गुड़ जो है बनता है, जिस पर हमने पैकेज भी बनाया था सवाबी के इलाके से या चारसदा के इलाके से, या जो मर्दान का इलाका है वहाँ का गुड़ बड़ा प्योर होता है, तो उसका इस्तेमाल जितना भी है, क्योंकि एक तो वो प्राइस में भी बेहतर पड़ जाता है, कहीं ना कहीं मयारी भी है, कहीं ना कहीं वो ख़तरा वो केमिकल से भी पाक होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अगर मुतबादिल अपनी ज़िंदगी में लाई जाएं तो मेरे ख्याल में वो जो ख़तरात हैं, वो जो ज़िंदगी में अमराज के ख़तरात हैं, जो मुख्तलिफ अमराज जिसकी आप जाएँ हॉस्पिटल की तरफ जाएँ, सरकारी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर साहबान को टाइम ही नहीं मिलता है चाय का कप पीने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि नौजवान जो है, अब मैं बड़ों की बात, एक वक्त होता था कि उम्र बढ़ती थी, फिर बहुत सारे अमराज जो है वो इन होते थे, और आप बीपी के साथ शुगर, हार्ट अटैक या दीगर ऐसी चीज़ें। लेकिन अब हम देखते हैं कि नौजवान जो है, आप सुबह फेसबुक खोलें तो आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसे नौजवान जिनकी उम्र ना होने के बराबर होती हैं और उनको किसी न किसी हार्ट अटैक या किसी न किसी, तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है मेरे ख्याल में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वक्त के साथ साथ अपनी जो आदत होती हैं उसमें भी तब्दीलियाँ लाजिम है मेरे ख्याल में। अगर वो उसी पर हम
खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम बच सकते हैं। और हरमीत, अगर मैं फैक्ट एंड फिगर आपसे शेयर करूँ ना, जो मेरे अपनी ऑडियंस से भी शेयर करूँ, तो आप हैरान हो जाएंगे। 18 लाख लोगों की तादाद, अब अगर आलमी इदारा सेहत की बात करें तो हलाकतें सिर्फ नमक की वजह से हुई हैं। मतलब हमारा कतई तौर पर मकसद नहीं है कि सुबह सुबह स्क्रीन पर आपको डरा दें कि भाई आप नमक ना इस्तेमाल करें, सुबह आप नाश्ते में अंडे के ऊपर नमक ही ना डालें। खैर ऐसा नहीं है, लेकिन नमक की एक खसूसियत खासतौर पर अगर नमक की हम बात करें तो हमने कौन सा नमक इस्तेमाल करना है, पहली बात। दूसरा, उसकी मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी है, ये दो चीज़ें अगर आप इसका ख्याल रखें तो नमक इस्तेमाल करें जितना भी आपने करना है। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो ज़्यादा कार्डियक अरेस्ट यानी कार्डियोलॉजी के जितने भी मसाइल हैं, दिल के अमराज, वो ज़्यादा होते हैं नमक के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और आपको पता है हरमीत, अभी आजकल आपको हम देखते ही हैं कि बहुत बड़ी रेशो उन लोगों की है कि यंगस्टर्स में ख़ास तौर पर कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी जो है या ये इंसिडेंट लोगों के साथ ज़्यादा होता है, और जवान मौत जो है वो इस वजह से हो जाती है, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। एक तो नमक जो हम हंडिया में डालकर या फिर किसी चीज़ के ऊपर डालकर इस्तेमाल करें वो तो हो रहा है, लेकिन हरमीत अगर आप बेकरी आइटम्स की बात करें, आप स्नैक्स की बात करें, आप चिप्स की बात करें, आप बाजार से कोई चीज़ लेकर खा रहे हैं, उसमें भी नमक की मिकदार कितनी है, सोडियम कितना है, वो हमें नहीं पता होता। अगर आपने कभी कहते हैं कि अगर आपने कोई भी चीज़ खानी है तो ये सजेस्ट करते हैं तमाम लोग कि आप उसके पीछे जरूर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से अगर हम देखें, आपको याद होगा, मुझे भी याद है, मुझे तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों से दूर रहें। उसकी वजह यही है कि जब आप शहर से दूर किसी देहात में रहते हैं तो गांव में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं, खुराक के हवाले से बहुत सादा भी होती हैं। यानी आपने मज़े की चटनी बनाई, उसके साथ बेहतरीन जो है लस्सी है, लस्सी का गिलास है और साथ में रोटी, तो इस किस्म के खाने जो है बड़े सिंपल भी होते हैं। और दूसरी बात जो हमने वहाँ पे करीब देखी है वो ये है कि हम अपने सब्जियाँ उगाते हैं जो ऑर्गेनिक टाइप होती हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको उस तरह मिलती भी नहीं है। फिर शहर की तरफ आप ये देखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनको मैं देखता रहता हूँ तो पिज़्ज़ा जो है उसकी डिमांड बड़ी ज़्यादा है, बर्गर खाना है भाई, फलां जगह जाना है, जंक फूड का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उसी में आप देखें तो नमक का इस्तेमाल किस तरह है, फिर चीनी की जो मकदार है वो किस तरह, ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें, हाँ, फिर उसके बाद कोल्ड ड्रिंक का जो रुझान है वो भी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छोटी उम्र के बच्चे जो हैं, एक तो मैं बहुत सारे यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वहाँ पे गया हूँ जो इस्लामाबाद के टॉप स्कूल्स में जिनका शुमार होता है, चाहे वो फीस के लिहाज से हो या एजुकेशन के हवाले से। तो वहाँ पे मैंने एक देखा है कि बच्चे जितने भी हैं ना वो गुगलू गुगलू से होते हैं, उनमें ऐसा लगता है कि जैसे ये गुब्बारे, फुले हुए गुब्बारे जैसे होते हैं, तो उनमें फिर वो एक्टिव भी उतना नहीं होते। उसकी भी यही वजूहत है कि कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, इन सब का इस्तेमाल ज़्यादा हो चुका है और फिजिकली एक्टिविटीज़ जो हैं वो कम है, उसकी तरफ हम जा नहीं पाते। मोबाइल ने एक बच्चे को भी महदूद कर दी है, उसकी लाइफ, और बड़े की भी महदूद कर दी है। या वो कि अपने रूम से नहीं निकलता या वो किसी से बात नहीं करता। इसी तरह बच्चा जो है कभी खेल कूद के बहाने, हमसे तो भाई शैतान भी पनाह मांगते थे घर से, भाई अम्मा बेबे जो थी छतरों कहती थी घर से निकालने के लिए, खेलो बाहर निकलो। और आजकल के बच्चों को मिन्नतें हम करते हैं कि भाई अब खुदा के बंदो, मतलब ये मोबाइल से निकलो, जाके ग्राउंड में खेलो, इधर खेलो, कोई खेलने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें जो ये लाइफस्टाइल है, ये अगर इस तरह रहेगा तो मेरे ख्याल में इसका नुकसान इंतहाई ज्यादा होगा। लेकिन नमक के इस्तेमाल के हवाले से जो डिटेल हमने आपसे डिस्कशन कर ली है, इस चीज़ का ज़रा ख्याल करें कि एक तो आप जो अनफिल्टर्ड नमक खाते हैं, चले वो तो आप किस चीज़ के ऊपर डाल लिया या हंडिया के अंदर इस्तेमाल हो गया, जिस चीज़ का आपको इल्म ही नहीं है कि जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें ऑलरेडी नमक की मिकदार कितनी ज़्यादा है, वो अगर 10 पैक चीज़ें हैं वो, या फिर अगर आप स्नैक्स की बात करें, पिज़्ज़ा की बात करें, किसी भी चीज़ की मेकिंग में कितना नमक इस्तेमाल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वैसे तो हमें कहते हैं कि हम बड़ी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की कौम है, और ये बात सच भी है, क्योंकि अगर हमने खुश होना है तो हम इतने एक्साइटेड रहते हैं कि एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, और अगर गम में है तो शदीद गम में है कि हमने किससे नहीं मिलना, किससे बात नहीं करनी। लेकिन अगर आप इस किस्म के हालात से आजकल गुजर रहे हैं तो रुके, ज़रा पॉज लें और सोचें कि क्या ये नॉर्मल है। नो, इट्स नॉट नॉर्मल। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी चीज़, मैं हमेशा कहती हूँ इस तरह का टॉपिक रखने से पहले कि मेरा कतई तौर पर मकसद नहीं कि सुबह सुबह आके आपको डराना शुरू कर दूँ कि नहीं अगर आपको ये हो रहा है तो ये मसला है, ये हो रहा है तो ये मसला है। न्यूज़ में ऑलरेडी आप बड़ा स्ट्रेस देखते हैं, लेकिन अगर एक चीज़ अनयूजुअल हो रही है आपके साथ तो ज़रा उस पर एनालिसिस कर लें, इसमें क्या गलत है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है
तो बाइपोलर डिसऑर्डर है आपको। अगर आप बहुत खुश हो जाते हैं और एक ही मोमेंट लगता है आपको चेंज होने में, आपको लगता है कि पता नहीं फ्रॉम नोवेयर ये उदासी कहाँ से आ गई है, आपके मूड स्विंग्स जो कि आजकल मुझे लगता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से या किसी भी XYZ रीज़न, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, उसकी वजह से आजकल ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, लेकिन ये एक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैरी परवेज़ हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, इनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैरी। वालेकुम अस्सलाम। How are you? I am great. How are you? Thank you so much for being here. Good to see you. Thank you Good so to much see for you as joining well. us this morning. बहुत अरसे बाद मैं आपके साथ शो कर रही हूँ, लेकिन मुझे हमेशा बहुत मजा आता है। Around 2 years. Around 2 years after और 2 दरमियान में आप भी पता नहीं कहाँ का और मैं भी पता नहीं कहाँ का सैर करके आई। लेकिन चलिए यहाँ पर सब इकट्ठे हो गए ऑल दो जहाँ से भी घूम फिर के आए। लेकिन अब ये जो आपकी जो हमेशा थेरी होती है, जो आप स्टडी करती है, मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि अब साइकोलॉजिकल बेस्ड और थेरी बेस्ड आप बात करती हैं। अब ये जो डिसऑर्डर है, थेरी इसे क्या कहती है और थेरी में किस तरह से इसको ड्राइव करते हैं? अच्छा, बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो 3 डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइकोथीमिया। बाइपोलर 1 जो है ये यूजुअली स्टार्ट होता है अराउंड द एज ऑफ 18। अब इसके अंदर ये थोड़े थोड़े स्पेसिफिक डिफरेंसेस होंगे जिसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि बाइपोलर इन इटसेल्फ ये है कि इट्स अ मूड डिसऑर्डर और उसकी वजह से आपका जो मूड है वो स्टेबलाइज नहीं रहता। इसकी 2 जो मेन डिस्क्रिप्शंस इसके अंदर अब जब आएंगी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है मेनिया और डिप्रेशन। मेनिया वो चीज़ है जिसमें आप हाइपर एक्टिव हैं, टॉकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बट टू एन एक्सटेंट दैट इट्स एबनॉर्मल, इट इज़ नॉट योर नॉर्मल यूजुअल सेल्फ। बाइपोलर 1 के अंदर व्हाट हैपेंस नाउ कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो 7 दिन तक अगर एग्जिस्ट करते हैं, इट कैन बी सो एक्सट्रीम कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। Oh my God, तो आप इतने खुश हो गए हैं कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है। अच्छा, ऐसे लोगों को तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं मेरी, मतलब एक बंदा खुश, उसको देख के कहते हैं ऐसा होना चाहिए आपको, देखो हर वक्त खुश रहता है। अच्छा, बीइंग हैप्पी, मैंने लफ्ज़ गलत यूज़ कर लिया, बीइंग हैप्पी एंड बीइंग ओवरली एक्साइटेड, इमोशनली ओवरवेल्म्ड, बहुत ज़्यादा डिफरेंस, क्योंकि आपको नज़र आता होता है कि ये बंदा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। डिप्रेशन ऑन द अदर साइड, ये दोनों चीज़ें एक ही डिसऑर्डर का पार्ट है। तो दैट मीन्स कि अगर एक हफ्ता 7 दिन का अगर उसका एक एपिसोड है मेनिया का, तो आगे के कुछ दिन जो हैं वो डिप्रेशन का एपिसोड हो सकता है। तो इमीडिएट फॉल इनटू सैडनेस, इनटू आइसोलेशन, कि आप उदास हो गए हैं, आपका बाहर निकलने का दिल नहीं चाह रहा, आपका किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता। तो दीज आर द 2 स्टेट्स। बाइपोलर 2 के अंदर ये स्टार्ट होता है अराउंड द एज ऑफ 18 एंड आई एम सेइंग अराउंड ऑलवेज, क्योंकि ये एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 18 साल की उम्र से ही या 20 साल की उम्र से ही बाइपोलर 1 और फिर बाइपोलर 2 स्टार्ट होगा। साइकोथीमिया जो है, इसके अंदर हाइपोमेनिया जो है वो एग्जिस्ट करता है। हाइपोमेनिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपको मेनिया और डिप्रेशन दोनों के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो इतने एक्सट्रीम नहीं है कि कोई आपको डायग्नोज कर सके कि ये मेनिया है और ये डिप्रेशन है। और ये इंटरेस्टिंगली स्टार्ट होता है अराउंड द एज ऑफ 6। सो दैट मीन्स कि हम जब बच्चों के अंदर भी देखते हैं कि बच्चों के मूड स्विंग्स चल रहे हैं और आपको ये नहीं समझ आ रहा कि किस बच्चे ने ये बात क्यों कर दी है या वो इस तरीके का उसका बिहेवियर एबनॉर्मल क्यों है, तो इट्स यूजुअली बिकॉज वो इस किस्म के मूड डिसऑर्डर्स को फेस कर रहा है जो वो खुद भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं आज क्यों उदास हूँ, आज मैं क्यों बहुत एक्साइटेड हूँ, और वी डोंट हैव एनी रीजन एट दैट टाइम। समटाइम ऐसा होता भी है। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद है। हरमीत की काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल सी बातें हैं लेकिन अलार्मिंग है। नहीं, मैं इनकी बातें दुरुस्त हैं। हम आसपास अपने सोसाइटी में आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो बिला वजह कोशिश करते हैं, हंसते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ बड़ी ज़्यादा हमने देखी है। लेकिन मैरीन, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो हम देखते हैं जिस तरह आपने 18 साल की उम्र की बात की, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो मूड, एक तो मूड स्विंग है, हम वो भी देखते हैं कि बच्चों में वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी टीन एज के हैं या यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा है। इसकी वजूहात क्या हैं? पहले माजी में अगर हम थोड़ा सा जाएं तो हम कहीं ये चीज़ें नहीं हमने देखी, लेकिन आजकल जितनी भी जनरेशन है, चाहे हमारे अपने जो घरों में बच्चे होते हैं उनको भी हम देखते हैं, भांजे भतीजे उनको भी देखते हैं, तो ये रवैयों में तेज़ी से चेंजेस क्यों आ रही है, वजूहात? अच्छा, पहले तो एक दूसरे का नाम मेरा ख्याल है करेक्ट कर लेते हैं। मेरा नाम मैरी है और आप अपना नाम दोबारा बता दें? हरमीत है। हरमीत। अच्छा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरे से भी मिस हो गया हरमीत।
अच्छा, बच्चों के अंदर जो मूड की जो फ्लक्चुएशन है, आई थिंक आपने राइटली पॉइंट आउट किया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर से रिलेटेड हो। हमारा जो यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है, हमारा जो चेंजिंग इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली है, आप एक दफ़ा आप अपना अगर फॉर एग्जांपल अपनी फीड को आप चेक करना स्टार्ट करते हैं तो 1 सेकंड की वीडियो के अंदर अगर आप किसी बिल्ली को कुछ फ़नी करते हुए देख रहे हैं तो अगली वीडियो के अंदर आप कोई बहुत सैड न्यूज़ देख रहे हैं और तीसरी वीडियो में आपने कुछ फ्लड विक्टिम्स देख लिए, तो दैट मीन्स एक इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। और जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है उसको प्रोसेस करने के अंदर आपकी जो इमोशनल पावर लगती है वो इट्स अनइमेजिनेबल। देयर वाज अ रिसर्च सोहा, और उसमें उन्होंने बताया कि आज जितना कंटेंट हम एक दिन के अंदर कंज्यूम करते हैं इन द 80s आप वो एक पूरे साल में भी नहीं करते थे। ओह माय गुडनेस, डोंट सो दैट मीन्स कि हमारा वो जो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का जो कंटेंट शेयर करना है या आप अपने साथ कंज्यूम करना है, इट इज़ दैट डेंजरस। हमें लगता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन होगी ना उतना अच्छा है, लेकिन इंसान की कैपेसिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हरमीत, आई एम सो सॉरी, हरमीत एंड सोहा, बाजी कह के भी जान छुड़ा सकती हैं। अच्छा चलो ठीक है, ओके, नहीं लेकिन आई हैव टू से हरमीत। सो हरमीत एंड सोहा, just a question to you guys, how many people do you think you can remember at a time? आज इस मौके के ऊपर, इस टाइम के ऊपर आपको नंबर्स के अंदर कितने लोग याद होंगे विद नेम एंड देयर डिस्क्रिप्शंस? मुझे लगता है 100 तो मुझे होंगे। 100? हरमीत आपको कितने याद होंगे? हरमीत बताएं क्विकली। ज़्यादा होंगे? हरमीत को तो 1000 भी कर ले, हरमीत का Okay. बहुत अच्छा है। सो इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी है वो 150 इंसानों से ज़्यादा की नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद जब हमें लोगों के नाम भूलने लग जाते हैं, हमें लगता है कि शायद हमें भूलने की आदत हो गई है, मुझे नाम भूल जाते हैं, मुझे लोग भूल जाते हैं या शक्लें भूल जाती हैं, दैट्स बिकॉज आपके दिमाग की एक सर्टन कैपेसिटी है। और जब हम उसको ओवरडू करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिर थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करेगा। और फिर हम ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, मेमोरी बहुत जल्दी लॉस होना शुरू हो गई है क्योंकि अभी तो एज ही नहीं है हमारी, इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन कम टू द पॉइंट अगेन कि बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसमें हम देखते हैं कि बाज़ लोग अगर एक्साइटेड हैं या खुश हैं तो मेरी वो अगर सिचुएशन बुरी भी है और वो परेशान कुन भी है, वो सैड भी है, तो उस पर भी उन्होंने एक्साइटेड ही होना होता है। ये भी एक आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। सिम्टम्स में चाहती हूँ थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें कि एक तो ये कि आपके क्विक मूड स्विंग्स होते हैं, इसके अलावा क्या सिम्टम्स हो सकते हैं नींद को लेके, खाने को लेके? दैट्स अ गुड क्वेश्चन अगेन। ओके, सो बाइपोलर 1 के अंदर आपका, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेनिया जो है वो बहुत एक्सट्रीम है, और जो बाइपोलर 2 है उसके अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदे को एक्चुअली बाइपोलर 1 के अंदर कई दफ़ा डिप्रेशन जो है उसके सिम्टम्स नज़र ही नहीं आते हैं। अच्छा। तो हमें ये लगता है कि अच्छा कुछ नॉर्मल ही है बिकॉज दिस पर्सन इज़ सो एनर्जेटिक एंड सो एक्टिव। अब इसकी एक अच्छी मे बी डायरेक्शन ये है कि देखें, जेनेटिक्स, इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके मेंटल या इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर। आप क्या खाते हैं, आपका मेंटल न्यूट्रिशन है, इनटेक है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी इस प्रॉब्लम को कितना ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं। बाइपोलर जो है इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ 100% क्योरेबल। जैसे डिप्रेशन इज़ ऑल्सो समथिंग कि अगर आपको कभी ज़िंदगी में डिप्रेशन ट्रिगर किया है, आपको उससे मैनेज करना सीखना पड़ेगा। क्योंकि आपको किसी चीज़ ने अगर तकलीफ़ दी है, अगर आपको हर्ट किया है, तो वो उसको प्रोसेस करने के अंदर ही टाइम लग जाता है। वो एक ऑथर है, वो बताती हैं कि आपकी जो स्लीप का स्पिंडल है, जो साइकिल है, वो 2.5 घंटे का है। तो अगर आप अपने आप को, जब हम स्नूज़ कर देते हैं अपने फ़ोन को, तो कहती है कितना डेंजरस इसलिए है क्योंकि आपने अपनी स्लीप का जो साइकिल है 2.5 घंटे का, उसको पूरा नहीं होने दिया। 10 मिनट का स्नूज़ लगा के आप एकदम हाइपर मोड में और हाइपर अलर्ट होके आप जाग गए, और उसके बाद आपका पूरा दिन जो है वो लथार्जी के अंदर या फाइट और फ्लाइट के अंदर चल रहा होता है। तो हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं, लेकिन ये है कि जेनेटिक्स प्ले अ रोल इन दिस कि अगर आपके जीन्स में डिप्रेशन फैमिली के अंदर एग्जिस्ट करता है या बाइपोलर फैमिली में एग्जिस्ट करता है या कोई और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो इट इज़ लाइकली कि आपके चांसेस, आपकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है टू गेट अनदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एज वेल। हाउएवर इसकी जो मैनेजमेंट है इट इज़ डूएबल। साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई देगा, साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपी देगा। ये एक अच्छा डिफरेंस जो मुझे लगता है बार बार मुझे बताना पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई देगा और साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपी देगा। और ये दोनों ही चीज़ें डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। मेडिसिन आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। जब कोई आपके पास आता है और आपको कहता है कि जी साल हो गया और मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मैनेज नहीं हो रहा,
क्या आपने उस मेंटल वर्क के लिए जर्नलिंग की, क्या आपने मेडिटेट किया, क्या आपने रोज़ एक्सरसाइज किया, क्या आपने डाइट अपनी को ठीक किया, क्या आपने अपना सोशल सर्कल जो है उसको रीट्रैक किया या नहीं किया, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो अगर आपने पूरा एक साल अपना होमवर्क किया है वाइल यू वर टेकिंग थेरेपी, तो तब आप ये कह सकते हैं कि हाँ इस बात का मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। अगर आपको ये सारी चीज़ें, दीज आर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू डू। मिसाल के तौर पे मैं हमेशा फिजिकल हेल्थ की एग्जांपल इसलिए दे देती हूँ ताकि लोगों को समझने में ये आसानी हो कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, आपको एक दफ़ा जब डायग्नोज होती है तो आपको पूरी उम्र उसको मैनेज करना पड़ता है। और इसी तरीके से आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी है। तो वो जो हमने उसको एक हवा बना देते हैं, एक टैबू समझते हैं, उससे निकल कर लेट्स स्टार्ट टू एक्सेप्ट कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के, हार्मोन्स हैं आपकी बॉडी में, जब वो फ्लक्चुएट करते हैं एबनॉर्मली तो इट कैन अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। अच्छा, मेरी एक और चीज़ है, एक्सेप्ट हमने कर लिया लेकिन कुछ ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर लिया। मतलब आप ये सोचें कि ये एक बाकायदा डिसऑर्डर्स हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये बाकायदा बीमारियां हैं। लेकिन आप सोचें कि हमारा बच्चा इसको इतना फॉर ग्रांटेड लेता है, इतने आम अल्फाज हो गए हैं कि किसी बच्चे से पूछेंगे ना आपको क्या हुआ है, मैं तो डिप्रेस हूँ। एक किसी छोटी बच्ची से पूछेंगे आपको क्या है, मैंने स्ट्रेस ले लिया, मैं डिप्रेशन में हूँ। तो ये एक बाकायदा बीमारियां हैं, इसको इतना अनाउंस भी नहीं करना चाहिए, इसको वोकल भी नहीं होना चाहिए इसके बारे में। और क्या लगता है हर बंदे को अगर छोटा मसला होगा तो क्या वो डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस? बिल्कुल भी नहीं। क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के लिए ये टर्म्स हैं जिसमें आप डिप्रेस्ड हैं या आपको एंजाइटी है। इसके जो आम ज़िंदगी में जो वोकैबुलरी है हमारी, उसके अंदर आप ये कह सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आज आप उदास हैं, आज आप लोनली हैं, ग्लूमी हैं, सैड हो, तो वो वोकैबुलरी, इमोशनल वोकैबुलरी जो है वो आपकी ठीक होनी चाहिए। एंजाइटी जिसको हम समझते हैं, जिसको बेचैन होना आप कह सकते हैं, आप कहें कि मैं आज रेस्टलेस हूँ, आज मैं बेचैन हूँ, ये नहीं कि आज मुझे एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी इज अ प्रॉपर थिंग। एग्जैक्टली। अगर मिसाल के तौर पे जब मुझे याद है कि एज अ किड बिफोर मैंने साइकोलॉजी कभी पढ़ी हो, उससे पहले मेरे पास ये वोकैबुलरी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये जो जेन जी है आपकी, जेन जी, ये तो नई जनरेशन की जेन जी जो है, हाँ, इसको मैं ना नेटफ्लिक्स जनरेशन कहती हूँ। तो हमने जो अडेप्ट किया है फ्रॉम द मीडिया टुडे, मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि मेंटल हेल्थ एक कॉमन कॉन्वर्सेशन बन गई है, जो कि अच्छी बात है। हम मिलेनियल्स और हमसे जो पिछली जनरेशन है, हम लोग कंफ्यूज्ड अभी भी हैं इस बारे में, क्योंकि हमें बताया गया था कि अपने आप को खुद ही ठीक करना है। अम्मी से बात कर लो, बहन से बात कर लो, या खुद प्रोसेस करो, क्योंकि अगर आप किसी से बात करोगे तो आप कमज़ोर हो। स्पेशली आई थिंक हरमीत आप एग्री करेंगे कि लड़कों के केस के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि पीपल कंसिडर कि आदमी को एटलीस्ट जो है वो अपना मसला खुद हल करना चाहिए। आप अपना टेक देते, मेरा ख्याल है इसके ऊपर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी बहुत अच्छी बात, आप बातें मज़े की भी आप कर रही हैं, लेकिन हम देखते हैं बाहर दुनिया में, हमने माहिर नफ्सियात को अगर हम देखें बहुत बड़ी तादाद होती है, फिर उनके क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन मैं जब अपने मुल्क आया, देखा यहाँ पे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव लगी, बहुत अच्छी लगी कि हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें नहीं। लेकिन अब मैं देखता हूँ आसपास या जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिलते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या आपको लगता है कि वजह ये भी हो सकती है कि ये जो अकेलापन, अकेले रहना, किससे नहीं मिलना, नहीं है दिल नहीं लगता है, ना मिलो, हाँ, ये चीज़ें जो बढ़ रही हैं, क्या वजूहात यही हैं कि ये जो शेयरिंग बहुत ज़्यादा कम हो रही है, कहीं ना कहीं वो महफिलें ख़त्म हो रही हैं, मोबाइल तक ही महदूद हो रहे हैं हम सब? बिल्कुल। जो ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, स्पेशली मेंटल या साइकोलॉजिकल, क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स। और अगर इंसान एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर रहा होगा तो वो नहीं वो प्रॉब्लम्स को हल कर सकेगा। थेरेपी भी क्या है ना, आप अगर मेरे पास आ रहे हैं बात करने के लिए, तो यू हैव दिस ह्यूमन इंटरेक्शन फील विद मी, ताकि आप वेंट आउट भी कर सके, आप अपना दिल भी हल्का कर सके, और उसके अलावा आपको एक डायरेक्शन भी मिल सके। आपने एक लफ्ज़ यूज़ किया, रुझान। ट्रेंड नहीं है मेंटल हेल्थ, लेकिन इस बारे में जितनी बात हो रही है या लोग जितने सेंसिटिव हो गए हैं, अगेन आई विल से दिस न्यूअर जनरेशन और पीपल हु आर मोर अवेयर, आई विल से, जिन्होंने देख लिया है, सुन लिया है इन बातों को, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंटल हेल्थ एक ट्रेंड है। अगर आज से 10 साल पहले भी अगर आप फाउंटेन हाउस में या किसी मेंटल असाइलम में पाकिस्तान में जाते, आपको उतने ही सवेयर केसेस मिलते जितने आपको आज मिल रहे हैं। प्रॉब्लम हमारा ये है कि क्योंकि हम अपने घरों में, अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस में इस बारे में बात नहीं करते हैं, तो इस वजह से हमें लगता था
कि शायद ये तब एग्जिस्ट नहीं करता था। आज अगर तब भी करता था। अच्छा सोहा, इफ़ यू गो बैक इन योर चाइल्डहुड, तो आप अपने घर में अगर देखें कि आपके आसपास somebody who was older, it could be आपकी कोई आंटी हो सकती हैं, हाँ, या कोई मेल मेंबर ऑफ द फैमिली हो सकते हैं, अगर उनका बिहेवियर अनयूजुअल था, या वो बहुत एग्रेसिव हैं, या वो बहुत अकेले रहते हैं, या वो बहुत हाइपर एक्टिव हैं, हम उनके बारे में क्या करते थे? We would never really talk about it. और हम ये कहते थे कि यार एज है, इस एज में ऐसा ही होता है। खैर मेरी ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, लेकिन जो भी तक डिस्कशन हुई काफ़ी प्रोडक्टिव है। होपफुली कि आप सबको समझ आ गया होगा। हाँ, क्या है, सिर्फ बात करनी है। मेरी थैंक यू सो मच। बिगिन करना है बात करने से। बस आप बात करेंगे तो मसला हल होगा ना। खैर वो आपकी ज़वाजी ज़िंदगी हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, वर्क सर्कल हो, या आपके दोस्त अहबाब हो, हर चीज़ के बारे में बात किया करें। बात करने से मसले हल होते हैं। खैर हमने एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। घर भी सजाना है, ईद भी आ रही है, महंगाई भी बहुत हो गई है, पैसे भी कम लगाने हैं, ये इतने सारे सवाल, और फिर आपका एक घर छोटा है या बड़ा है, घर है, प्यारा है, खूबसूरत है, उसको मज़ीद खूबसूरत बनाना है। अच्छी अच्छी टिप्स देंगे आपको आज अपने प्रोग्राम में। निदा इजाज़ हमारे साथ मौजूद है और ये इंटीरियर डिज़ाइनर है। इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी टिप्स तो आपने देनी है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखते हैं जो कि आजकल मसला बना हुआ है सबका, और वो ये कि पैसे कम लगाने हैं और किस तरह से कम पैसों से अच्छा घर डेकोर कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली इंटीरियर में जो है ना वो आपके एस्थेटिक्स बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर आपकी चॉइसेस अच्छी है ना, और अगर आपको पता हो कि थीम को किस तरह से लेकर जाया जा सकता है, तो फिर ही आप अपने लो बजट के साथ भी लेकर चल सकते हैं चीज़ों को। अब पहले जो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो वो क्या करते थे कि आपकी बेडशीट्स किस कलर की होंगी, आपको वॉलपेपर्स का ट्रेंड नहीं था, सिर्फ पेंट के साथ, एक वाइट पेंट के साथ या वाइट लाइट के साथ जो है ना वो एक लुक निकाल लेते थे, और उनको लुक्स के ऊपर नहीं होता था, राइट। अब जो है ना वो लोग क्योंकि रुझान ज़्यादा ओरिएंटेड हो गए हैं। एग्जैक्टली। अब जो है ना लोगों को होता है कि हम डिज़ाइनर हायर करें, कंसल्टेंट हायर करें, वो हमारे घर को खूबसूरत बनाएं, तो वो अपने पैसों को खर्च करना चाहते हैं किसी सही जगह पे कि हम एक लिविंग स्पेस बनाएं उसको। तो उसके लिए एस्थेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी चॉइस का होना ज़रूरी है। जैसे आप अपने कपड़ों के ऊपर खर्च करते हैं, आप अपने शूज़ पे खर्च करते हैं, घर पे भी आप कहीं किसी इवेंट को ज्वाइन करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप अपने आजकल जो लोग हैं ना वो इस चीज़ पे भी आते हैं कि हम अपने घर को भी डेकोर करें प्रॉपर वे में ना। हाँ, बड़ी अच्छा ख़वातीन की खास तौर पे निदा ये बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन आजकल मैंने एक चीज़ देखी, आप ट्रेंड ओरिएंटेड चीज़ों की बात कर रही हैं। पहले होता था रॉयल कमरा होना चाहिए, बड़े बड़े बेड, चिनियोट से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, ये हो रहा है। अब क्या होता है, लोगों को ज़रा थोड़ा इंग्लिश टच चाहिए होता है, फ्यूजन काइंड ऑफ मिक्सचर। थोड़ा आप इतना टच दे दें कि मॉडर्न भी हो जाए, थोड़ा इतना टच दे दें कि थोड़ा टिपिकल भी हो जाए। तो ये जो कस्टमर्स आपके पास आते हैं, दे कम अप टू यू विद दिस थॉट प्रोसेस कि मुझे ये चाहिए, ये आजकल किस तरह से ट्रेंड में चल रहा है? अच्छा, इसमें यह है कि पहले लोगों का ट्रेंड था कि उनको कहीं से भी घर के जो मतलब आपके फादर हैं या आपके घर में कोई सरबराह है, वो जाके ना कहते थे कि बस मैं बाइंग करके ले आऊँगा फर्नीचर, कोई भी प्रोडक्ट। तो वो 7 सीटर 8 सीटर जगह के मुताबिक नहीं भी आ रहा, तो उन्होंने बस ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कम पैसों में जो है ना वो ज़्यादा सारी प्रोडक्ट्स को ले आते थे और फैमिली को इन्वॉल्व किए बगैर लेकर आते थे, और इतने बल्कि डिज़ाइंस चल रहे होते थे। अब जो है ना ये एक प्रॉपर एक फील्ड है। पहले यहाँ पे बिजनेसमैन आते थे और वही एक ट्रेडिशन के मुताबिक एक फर्नीचर की घर होते थे जो कि इंटीरियर डिजाइन होते थे। हाँ। लेकिन अब हर घर होता है, अब हर घर होता है, और अब जो है ना कि प्रॉपर एक फील्ड बन चुकी है, जैसे इसके कोर्सेज होते हैं, इसकी प्रॉपर डिग्री है। अच्छा, हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। हरमीत, आप ओवर टू यू। अच्छा, मैं वैसे कुछ आवाज़ मुझे क्लियर उस तरह नहीं सुनाई दी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही, महंगाई जो है वो भी बड़ी ज़्यादा हो गई है, बजट जो है चाहे वो घर का है, चाहे घर बनाने का है, घर सजाने का है, वो भी कहीं ना कहीं महदूद चीज़ें होती चली जाए। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि अब अगर हम देखें घर सजाने के हवाले से, अगर हम देखें तो एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो घर ज़्यादा डेकोरेट करते थे। अब आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बड़ी चीज़ें महदूद होती गई हैं और लोग बहुत सिंपल चीज़ों को बड़ा पसंद करते हैं? आपको क्या लगता है कि ये रुझान इसी तरह बरकरार रहेगा या इसमें हो सकती है कमी पेशी हो सकती है? अब जो है वो लोगों का ट्रेंड जो है वो कम से कम मिनिमलिस्टिक प्रोडक्ट्स के ऊपर आ गया है, बहुत हैवी चीज़ों पे नहीं करते। और अगर बहुत सारे लोग हैं, अब इसमें आ जाता है एक मॉडर्न लाइन आ जाता है और एक क्लासिकल लाइन आ जाती है।
ख़ास तौर पे स्पेनिश हाउसेस बनाए जा रहे हैं जहाँ पे मोस्टली लोग जो है वो क्लासिकल फर्नीचर पसंद करते हैं। वो एक ख़ास टेस्ट के लोग हैं जो क्लासिकल पसंद करते हैं। ठीक है। सम ऑफ माई कस्टमर टोल्ड मी कि मुझे जो है ना एक बहुत गोल्डन लाइंस में काम नहीं चाहिए, और कुछ ऐसे कहते हैं कि मॉडर्न स्ट्रेट लाइन में काम हो। तो ये डिपेंड करता है। असल में जो लो बजट की बात जहाँ पे आपने की है ना, तो लो बजट फर्नीचर जो है वो मॉडर्न लाइन में ही आता है, क्योंकि जो क्लासिकल में आ जाता है उसमें एडिशन हो जाती है, पॉलिश की डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती है पॉलिश और रॉयल चीजों की ना, मतलब गोल्डिश आप लेके आ रहे हो तो आपको बेड भी ह्यूज चाहिए, सोफा भी ह्यूज चाहिए, ये सारी चीजें आपको ह्यूज चाहिए। लेकिन कलर्स के बारे में थोड़ा सा निज़ाम मुझे बताएं कि आजकल कलर कौन से इन है, मतलब बहुत लाइट कलर्स में लोग जाते हैं। कर्टन्स की अगर हम बात करें, बेडशीट्स की बात करें, पहले सिर्फ गोल्डन होता था या मारून होता था, इस तरह के डार्क कलर्स होते थे। अब कलर्स कौन से इन है? पहले तो कलर्स को फॉलो ही नहीं, उस तरह से बहुत ज़्यादा कलर्स को फॉलो ही नहीं किया जाता था। लेकिन अब जो है ना वो चॉइस पे डिपेंड करता है। अब जैसे कहा जाता है कि जैसे ब्लू कलर्स और ग्रीन के शेड्स हैं तो उसके साथ ही हम एक थीम बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आते हैं तो मैं उनको दिखाती हूँ कि हम जो है ना वो हर एक रूम को एक डिफरेंट थीम में लेकर जाएं, ताकि आपकी मतलब जो घर के बच्चे हैं उनकी चॉइसेस को भी देखा जाता है, पेरेंट्स की चॉइसेस को भी देखा जाता है कि उनको कौन से कलर कॉम्बिनेशंस पसंद है, कंट्रास्ट कौन से पसंद है। फिर हम उसमें से ये नहीं करते कि अगर ब्लू कलर ले रहे हैं और उसका जो है वो ट्रेंड भी है, ब्लू कलर का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हुआ है और ग्रीन बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसमें ये नहीं है कि आपने ग्रीन कलर अगर लिया तो उसको हर जगह पे ग्रीन को लगा दिया। हम उसको कहीं ना कहीं कम से कम चीज़ों में लेकर जाते हैं ताकि एक वो ग्रेसफुल इम्पैक्ट क्रिएट करे। हाँ, अच्छा से टिप को देने जाते हैं कि अगर आपने मौजूदा घर की चीज़ों को ही आपने रेनोवेट करना है या आपने कुछ ईद पे करना है तो किस तरह से कम चीज़ों से या हम बेहतरीन घर में लेके आ सकते हैं। आजकल रूम में खासतौर पर क्या आप सजेस्ट करती हैं कि मैक्सिमम कितना फर्नीचर होना चाहिए? वरना पहले रूम्स में तो शोकेस भी रूम में है, ड्रेसिंग भी रूम में है, बेड भी है, सोफा भी है, दीवान भी घुसा लेते हैं। हाँ, क्या होना चाहिए बेडरूम में? बेडरूम में जो है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये होता है कि आपका बेड है विद साइड टेबल्स है और बेड बेंच होते हैं और 2 चेयर्स होते हैं विद एंड टेबल और समथिंग। हाँ, एग्जैक्टली। तो पहले लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब ये है कि एक हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, हमारे प्रॉपर लेआउट्स बनते हैं। ड्रेसर और मिरर ख़ास तौर पे आज लोगों का जो है ना रुझान बन रहा है कि वो अपने घर में एक अलग पोर्शन रख लेते हैं जहाँ पे वो एक ड्रेसर कस्टमाइज्ड स्पेस होती है जहाँ पे क्लोजेट टाइप हम उसे कह Exactly. सकते हैं। वहाँ पे अब ड्रेसर जो है ना उसका मिनिमाइज हो गया है कॉन्सेप्ट। अच्छा, हाँ और अगर मिरर्स की हम बात करें तो अब देखो आजकल होता है कि फुल लेंथ मिरर चाहिए होते Exactly. हैं। वो रूम में होना चाहिए, बाहर होना चाहिए? कंसोल के साथ मिरर किया जा सकता है, लेकिन ये है कि जो गर्ल्स हैं वो बेसिकली वो आजकल ये चाह रही होती हैं कि हमें फुल लेंथ मिरर